हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। तो आज से हम जो है कॉमन सेक्शन पे करेंगे एचटेट पीजीटी 2024 के कॉमन सेक्शन हिंदी का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले जो है मैंने 2023 तक कंप्लीट करा दिए हैं पीआरटी टीजीटी पीजीटी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से कर सकते हो। तो 2024 रहता है हमारा, तो मैं 2024 का कॉमन सेक्शन भी जो है कंप्लीट करा दूंगी कुछ ही दिनों में, 2-3 दिनों में। ठीक है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बन सकते हो। ठीक है, तो टीजीटी मैंने करा दिया है, उसकी सिर्फ जो है सीडीपी रहती है वो भी मैं कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, तो आज हम करेंगे एचटेट पीजीटी 2024 के कॉमन सेक्शन हिंदी का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से मौन वाचन का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा मौन वाचन का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले तो हम मौन वाचन समझेंगे। मौन वाचन का क्या मतलब होता है। मौन आप सबको पता है, इसका मतलब क्या होता है, चुप। यानी मौन वाचन का मतलब क्या हो गया, चुप, मन ही मन के अंतर्गत कुछ पढ़ना। ठीक है, तो अब हम इसके उद्देश्य के बारे में जानेंगे। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है उचित लय और गति प्रदान करना। अब देखो, लय लय शब्द आप सबको पता है किससे है, उच्चारण से संबंधित है। यानी जब हम बोलते हैं उस टाइम भी तो लय की बात करते हैं। ठीक है, तो लय तो किससे हो गया, उच्चारण से संबंधित हो गया। और गति, गति का मतलब होता है जब आप बोलते हो उसके अंतर्गत आवाज़ का तेज हो जाना या फिर कम हो जाना, वो गति। ठीक है, वो भी आपकी किस टाइम पे आएगी, बोलने के टाइम पे आएगी, उच्चारण करते समय आएगी। तो ये तो हमारा नहीं होगा, तो ये उद्देश्य नहीं होता। यही क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा था, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। यानी मौन वाचन के अंतर्गत ना तो आप बोलते हो, ना ही आप जो है किसी शब्द पर बल देते हो कि उसकी गति तेज करनी है या मंद करनी है। तो ये सब जो है मौन वाचन के अंतर्गत नहीं होता। ये किसके अंतर्गत होता है, देखो ये भी मैं आपको बता देती हूँ, कभी पूछ ले। ये आपका होता है सहसवर वाचन के अंतर्गत। सहसवर वाचन के अंतर्गत, सहसवर वाचन क्या होता है, जिसमें आप उच्चारण करके कुछ पढ़ते हो, यानी बोल कर कुछ पढ़ते हो। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका स्व अध्याय की आदत विकसित करना। ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। स्व अध्याय यानी खुद पढ़ना। स्व मतलब क्या होता है, अपने आप। तो मौन वाचन के अंतर्गत क्या होता है, जब आप चुपचाप होते हो तो क्या करते हो, आप जो है खुद पढ़ने की आदत डालते हो, खुद अध्ययन करने की आदत जो है आपके अंतर्गत विकसित होती है। तो ये भी होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है तीव्र गति से पढ़ने का अभ्यास करना। बिल्कुल, अब देखो कोई चीज़ अगर आप बोलकर पढ़ोगे ना तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप कोई मन ही मन में पढ़ोगे ना तो वो आप जल्दी कंप्लीट कर लेते हो। ठीक है, तो मौन वाचन के अंतर्गत क्या होती है, तीव्र गति होती है, तेज गति होती है। तो थर्ड ऑप्शन भी ठीक है। नेक्स्ट है अर्थ ग्रहण कर उसका केंद्रीय भाव समझना। ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब आप मन ही मन में पढ़ते हो तो किस लिए पढ़ते हो, ताकि आप वो समझ सको, उसका अर्थ समझ सको, उसके अंतर्गत क्या कहना चाहता है, उसका भाव समझ सको। तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा ठीक हो जाएगा। यानी ये जो तीनों ऑप्शन है ये मौन वाचन के उद्देश्य है, और जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो सहसवर वाचन का उद्देश्य है। तो ये नहीं पूछा था, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य में प्रयुक्त क्रिया की दृष्टि से असंगत विकल्प चयन कीजिए। अब यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो, अध्यापिका छात्रों को भूगोल पढ़ा रही है। यहाँ पर क्या दिया है कि ये द्विक्रम क्रिया है। ठीक है, देखो द्वि मतलब क्या होता है, दो। कर्म, कर्म मतलब होता है ऑब्जेक्ट। अगर इंग्लिश में आपको समझना है, ऑब्जेक्ट, कर्म का मतलब होता है जिसके द्वारा काम किया जाए। ठीक है, और क्रिया का मतलब होता है करना। ठीक है, तो अब हम इसे जो है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ट्रिक के साथ करेंगे। अब देखो, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको द्विक्रम जो है छांटने मिल जाए तो आपको दो चीज़ें करनी है। एक तो आपको क्या का जवाब मिलना चाहिए, और एक आपको मिलना चाहिए किसे का जवाब। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन के अंतर्गत ये दो जवाब मिल जाते हैं तो वो जो सेंटेंस होगा आपका वो क्या होगा, द्विक्रम क्रिया होगी। सबसे पहले तो आपको कर्ता छांट लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कर्ता क्या हो जाएगा, अध्यापिका, जो काम करता है। दूसरी आपको क्रिया छांट लेनी है। क्या छांटनी है, कर्ता और क्रिया छांटना क्वेश्चन के अंतर्गत।
कर्ता क्या होता है, जो काम करता है। क्रिया क्या होती है, कुछ भी करना, पढ़ना, रोना, खेलना, सोना, ये सारी आपकी क्या होती है, क्रिया। तो इसके अंतर्गत पढ़ना क्या हो गई, क्रिया हो गई, ठीक है। कर्ता आ गया, क्रिया आ गया। अब इसके बीच में क्या का जवाब ढूंढते हैं हम, क्या। अब देखो क्या लगाओ, अध्यापिका छात्रों को क्या पढ़ा रही है। क्या का जवाब आपको मिल गया, क्या पढ़ा रही है, भूगोल पढ़ा रही है। तो आपका एक तो ठीक हो गया। अब आपको दूसरा देखना है, कर्ता और क्रिया छांटकर आपको किसे का जवाब ढूंढना है। देखो, अध्यापिका किसे भूगोल पढ़ा रही है, किसे पढ़ा रही है, छात्राओं को पढ़ा रही है, ठीक है। तो किसे का भी जवाब मिल गया। तो इसके अंतर्गत आपके क्या हो गए, दो कर्म हो गए। तो ये जो सेंटेंस है ये आपका बिल्कुल ठीक है, ये क्या हो गया, द्विकर्मक क्रिया है, इसके अंतर्गत दो कर्म है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस, ठीक है। अब आपको देखना है, देखो क्या दिया है नेक्स्ट के अंतर्गत, निशित जोर जोर से हंस रहा है। ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। अब देखो, अकर्मक और सकर्मक क्रिया छांटने का भी एक बहुत अच्छा है। देखो, सकर्मक क्रिया छांटनी आपको, सबसे पहले आपको वाक्य के अंतर्गत क्या देखना है, कर्ता देखना है और क्रिया देखना है। कर्ता और क्रिया के बीच में फिर आपको क्या लगा कर देखना है। अगर आपको क्या का जवाब मिल जाता है तो वो आपकी होगी सकर्मक क्रिया। अगर क्या का जवाब नहीं मिलता है तो वो आपकी होगी अकर्मक क्रिया, ठीक है। अब हम ऑप्शन में देखते हैं। देखो, कर्ता जो काम करता है, तो कर कौन रहा है, निशित। तो कर्ता हो गया निशित, और क्रिया क्या होती है, हंसना, रोना, खाना, पीना। तो हंसना क्या हो गई, क्रिया। तो हंसना हमने छांट ली, हंसना, हंस रहा है, निशित, ठीक है, निशित। अब देखो इसके बीच में क्या लगा कर देखना है, यहाँ पर निशित क्या हंस रहा है, निशित क्या हंस रहा है, निशित जोर जोर से हंस रहा है, तो ये तो कोई सेंस नहीं बनती। तो ये आपकी क्या होगी, अकर्मक क्रिया होती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल ठीक है। जब आपको क्या का जवाब मिलता है वो आपकी क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे सीता पुस्तक पढ़ रही है। अब देखो, सीता तो हो गई आपकी कर्ता, और मैंने क्या किया था, क्रिया छांटनी थी, और पढ़ रही आपकी क्या हो जाएगी, क्रिया। तो अगर पूछे सीता क्या पढ़ रही है, तो यहाँ पर आ गया ना, पुस्तक पढ़ रही है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या का जवाब मिल गया, तो वो आपकी होती है सकर्मक क्रिया। और जहाँ पर कर्ता और क्रिया छांटने पर अगर आपको क्या का जवाब नहीं मिलता तो वो आपकी होती है अकर्मक क्रिया, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है, देखो अब हम देखेंगे थर्ड ऑप्शन, मदारी अनेक करतब दिखलाकर बच्चों को ललचाता है। ये क्या दी हुई है, अकर्मक क्रिया। तो ये हमारा गलत हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अकर्मक क्रिया नहीं है। अब यहाँ पर देखो, ये इस वाले सेंटेंस में क्या है, द्विकर्मक क्रिया है। द्विकर्मक कैसे है, मैंने आपको बताया द्विकर्म क्रिया आपको कैसे छांटनी है। एक बार आप देखोगे क्या रखकर और एक आप देखोगे किसे रखकर, ठीक है। सबसे पहले तो आपको वाक्य के अंतर्गत कर्ता और क्रिया छांट लेनी है, उसके बाद आप बीच में ये रख कर देखोगे। अब देखो, इसके अंतर्गत जो कर्ता होगा वो क्या होगा, मदारी, यानी जो काम कर रहा है। क्रिया क्या होगी, ललचाना, ठीक है। तो देखो, मदारी क्या दिखलाकर बच्चों को ललचाता है। तो क्या दिखलाकर बच्चों को ललचाता है, कर्तव्य। तो क्या का जवाब तो आपको मिल गया। अब देखो, अब हमें देखना है कर्ता और क्रिया छांटकर किसे लगाकर। मदारी अनेक कर्तव्य दिखलाकर किसे ललचाता है, किसे ललचाता है, बच्चों को ललचाता है। तो आपको किसी का भी जवाब मिल गया। तो ये आपकी हो जाएगी द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। तो आपको इस तरीके से जो है द्विकर्मक क्रिया छांट लेनी है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। अगर सकर्मक क्रिया कब होगी, जब आपको क्या का जवाब मिलेगा, यानी कर्ता और क्रिया के बीच में अगर आप क्या रख कर देखोगे, कर्ता और क्रिया के बीच में जब आप क्या रख कर देखोगे, अगर आंसर आ जाता है तो आपकी सकर्मक क्रिया है। और द्विकर्मक क्रिया के लिए आप देखोगे क्या और किसे रखकर, क्या और किसे रखकर। अगर इन दोनों के जवाब आ जाते हैं तो कौन सी होगी, द्विकर्मक क्रिया होगी। अगर किसी का जवाब नहीं आता तो वो आपकी क्या होगी, अकर्मक क्रिया। देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दी गई है, लड़ झगड़ कर वह अपना हिस्सा ले ही मरा। ये क्या दी हुई है, ये क्या दी हुई है कि ये रंजक क्रिया है। अब सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये रंजक क्रिया क्या होती है। देखो, रंजक क्रिया कौन सी होती है, जब वो मुख्य क्रिया के साथ जो है पूरे सेंटेंस के अर्थ को पूरा और स्पष्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रंजक क्रिया बोलते हैं, ठीक है।
उदाहरण से मैं समझाऊंगी, बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा। जैसे देखो, वह, एक सेकेंड गाइस, जैसे वह खाना खा रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको वाक्य के अंतर्गत मेन क्रिया ढूंढनी है, यानी मुख्य क्रिया ढूंढनी है। मुख्य क्रिया क्या हो गई? खाना हो गई। ठीक है, मुख्य क्रिया क्या हो गई? खाना हो गई। आपको जब भी रंजक क्रिया पहचाननी है ना, तो आप जो है वाक्य से, देखो वाक्य से रहा है, देखो अगर आप वाक्य से लास्ट वाला रहा है, रहे हैं, या फिर चुका है, चुके हैं, गया, मतलब वाक्य से अगर ये लास्ट वाली चीज़ हटा दोगे, ठीक है, और जो उसका अर्थ है वो आपको अधूरा लगे, तो वही क्या होगी? रंजक क्रिया होगी। जैसे वह खाना खा, हमें नहीं पता वह खाना खा क्या, तो यहाँ पर ये रहा है क्या हो गई? रंजक क्रिया हो गई। ठीक है, इसी तरीके से देखो मैं आपको और भी एग्जाम्पल देती हूँ। देखो आप इसी एग्जाम्पल के अंतर्गत देखो, लड़ झगड़ कर वह अपना हिस्सा ले क्या होती है? मुख्य क्रिया। इसमें अगर आप ले के बाद ये हटा दोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो रंजक क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया के साथ जो सहायक क्रिया होती है उसको हम रंजक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई? एक रंजक क्रिया हो गई। आपको पहचानने की सिर्फ यही ट्रिक है, जब भी आप वाक्य के अंत से ये चीज़ें हटा दोगे, अगर आपको वाक्य अधूरा लगे, पूरा अर्थ ना दे, तो वो आपकी क्या होगी? रंजक क्रिया होगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी फोर्थ भी हमारी ठीक हो जाएगी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो है हमें गद्यांश से प्रश्न पूछे हैं, तो देख लेते हैं। ठीक है, पूरा नहीं पढ़ेंगे हम क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। देखो 33 क्वेश्चन के अंतर्गत क्या दिया गया है? साहित्य का अभीष्ट है। देखो अभीष्ट का मतलब होता है लक्ष्य, यानी साहित्य का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, हमें वो बताना है। देखो पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ने की ज़रूरत, आपको तो पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन मैंने पढ़ा है तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर जो है आपकी फर्स्ट ही लाइन दी हुई है, नया निश्चय ही एक मूल्य है पर निरंतरता भी एक मूल्य है। साहित्य दोनों में से एक को चुनने की हिमाकत सौभाग्य से नहीं करता, यानी साहित्य जो है नए को भी चुनता है और निरंतरता को भी चुनता है, किसी एक को नहीं चुनता। तो यहाँ पर हमें बताना है कि साहित्य का क्या लक्ष्य है। देखो मात्र नए को चुनना नहीं, मात्र निरंतरता को चुनना नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नएपन एवं निरंतरता दोनों को चुनना ही साहित्य का क्या है? अभीष्ट है, यानी लक्ष्य है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 34th, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है ठीक दी गई है। ये जो स्टेटमेंट है ये कहाँ से दी गई है? गद्यांश से दी गई है, तो वो हमें बताना है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट दी गई है, मनुष्य की मूल प्रवृत्तियाँ समय के साथ परिवर्तनशील है। यहाँ पर बताया है कि जो मनुष्य की मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती है? जैसे मतलब हमसे जुड़ी हुई, जैसे प्रेम हो गया, ईर्ष्या हो गई, मोह हो गया, ठीक है, ये सब कुछ, तो ये समय के साथ परिवर्तनशील है। तो ये हमें गद्यांश से अकॉर्डिंग बताना है। देखो यहाँ पर जो है लास्ट के अंतर्गत दिया गया है, एक सेकेंड, बहुत कुछ बदलता है, समाज, परिस्थितियाँ, आर्थिक, व्यापार, मानव संबंध और उनके सगुण आदि पर। ठीक है, पर प्रेम, ईर्ष्या, मोह, मत्सर, राग, विराग, हर्ष, विषाद आदि वही बने रहते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? गद्यांश में ये बिल्कुल बताया गया है कि समय के साथ जो है समाज बदले, परिस्थितियाँ बदले, व्यापार बदले, मानव संबंध बदल सकते हैं, लेकिन प्रेम, ईर्ष्या, मोह, राग, विराग ये सब नहीं बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है गलत दिया है, ये क्या है? अपरिवर्तनशील है। नेक्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, मनुष्य का समाज समय के साथ परिवर्तनशील है, यानी मनुष्य का समाज समय के साथ परिवर्तनशील है। तो ये हमने अभी पढ़ा कि समाज, परिस्थितियाँ, आर्थिक, व्यापार, मानव संबंध ये क्या है? बदलते रहते हैं। तो इसके अंतर्गत हमें सत्य कथन बताना था, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, मनुष्य मात्र इतिहास में जीता है, यानी मनुष्य जो है इतिहास के अंतर्गत जीता है। तो देखो यहाँ पर गद्यांश के अंतर्गत लिखा हुआ है, यहाँ पर देखोगे आप,
यहीं पर यहाँ पर दिया है मनुष्य दोनों आयामों में रहता है, इतिहास में भी और अनंत में भी, यानी फ्यूचर के अंतर्गत भी। तो यहाँ पर सिर्फ इतिहास दिया गया है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारी जो है गलत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट दी गई है निरंतरता सदैव अपरिवर्तनशील होती है। देखो यहाँ पर गद्यांश के अंतर्गत दिया हुआ है, देखो निरंतरता में समाहित होकर अपनी वेद्यता पाता है, पर वह निरंतरता को कहीं न कहीं बदल भी देता है। निरंतरता नए के हस्तक्षेप और उसके समाहार के बाद वही नहीं रह जाती जो पहले थी। ठीक है, तो यानी जो निरंतरता है, यानी जब नया आता है कुछ भी और जो परंपरा में जुड़ जाता है वो कुछ ना कुछ बदलती ज़रूर है, तो पहले जैसी नहीं रहती। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये इन्होंने अपरिवर्तनीय माना है, लेकिन ये परिवर्तनीय है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत हमारा आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। ठीक है, देखो 35 क्वेश्चन के अंतर्गत क्या दिया गया है, कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर भी हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है गलत है। देखो साहित्य में दृष्टि का अवबोधन कथ्य से होता है। देखो दृष्टि मतलब क्या सोच है आपकी, अवबोधन मतलब कैसे समझते हो, कथ्य मतलब यानी विचार को। ठीक है, उस विषय को आप कैसे समझते हो, यानी साहित्य को उसके समझने का साधन क्या होता है, कथ्य होता है, यानी विचार होता है। ठीक है, देखो ये स्टेटमेंट दी गई है यहाँ पर, अगर आप देखोगे, देखो क्या दिया गया है, नई दृष्टि होती है तो अपने लिए अनिवार्यतः नया शिल्प भी खोजती है। विश्लेषण के लिए भले ही हम कथ्य और शिल्प को अलग थलग कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या क्या बोलता है ये, यानी लेखक का जो विचार है ना, हम उसकी रचना जो है किससे देखते हैं, कथ्य से देखते हैं, कथ्य से ही हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत ये दिया गया है। देखो यहाँ पर दिया गया है ना कि कथ्य और शिल्प दोनों से। ठीक है, यानी लेखक के जो विचार है हमें उसकी रचना के कथ्य यानी विषय से ही समझ सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट है नवीन कथ्य अपने लिए नवीन शिल्प भी लाता है। देखो इसके अंतर्गत क्या दिया गया है, यहाँ पर यही लाइन देखो, जब नई दृष्टि होती है तो क्या दिया है, तो वो अपने अनिवार्य नया शिल्प भी खोजती है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है, यानी नया विचार जो है अपने लिए नया शिल्प भी लाता है। नेक्स्ट है कथ्य और शिल्प दोनों एक दूसरे से स्वायत्त होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, स्वतंत्र होते हैं, यानी एक दूसरे के। ठीक है, अब देखो हम स्टेटमेंट के अंतर्गत देखते हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो कथ्य और शिल्प है वो हम अलग थलग तो कर लेते हैं, परंतु रचना में वे अद्वैत होते हैं। अद्वैत का मतलब होता है यानी अलग न होने वाले, यानी लेखक इसके अंतर्गत स्पष्ट बोलता है कि रचना में कथ्य और शिल्प जो है अलग अलग नहीं होते। ठीक है, हम कर तो लेते हैं लेकिन वो होते नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट हो जाएगी ये गलत हो जाएगी। इसके अंतर्गत इसने बोला है कि ये स्वतंत्र होते हैं, लेकिन लेखक क्या बोलता है कि ये स्वतंत्र नहीं होते, यानी एक दूसरे से अलग नहीं होते। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। साहित्यिक रचना में कथ्य और शिल्प परस्पर अनुसंयुक्त होते हैं। देखो परस्पर का मतलब होता है आपस में, अनुसंयुक्त होते हैं मतलब एक दूसरे के साथ गुथे हुए। ठीक है, यानी यहाँ पर देखो यानी एक दूसरे से गुथे हुए हैं, और यही जो है लेखक ने किसके कौन सा शब्द यूज किया गया है, यहाँ पर अद्वैत होते हैं, यानी अलग नहीं होते, एक दूसरे के साथ गुथे हुए होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इसके अंतर्गत जो असत्य रहेगा वो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 क्वेश्चन के अंतर्गत कहा गया है नयापन टिकाऊ होता है। यानी यहाँ पर भी हमें जो है गद्यांश के आधार पर बताना है कि नयापन कब टिकाऊ होता है, जब वह समकालीन हो, समकालीन यानी जो आज के समय से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, या फिर वह जब वह समकालीन भी हो और कालातीत भी हो, या जब उसमें चमत्कार हो, या फिर जब वह परंपरा को बदलता हो। देखो यहाँ पर दिया हुआ है पैराग्राफ के अंतर्गत, हम यह भूल जाते हैं कि आज जो पुराना लगता है वह कभी नया था। बिना समकालीनता के काल अतीत नहीं हुआ जा सकता।
यानी इसके अंतर्गत क्या बोलता है, लेखक बोलता है कि आज जो पुराना लगता है वो भी कभी नया रहा होगा और केवल अब यानी समकालीनता, लेकिन अब के समय से जुड़ना काफ़ी नहीं है, केवल यहीं पर बंधे रहना काफ़ी नहीं है, उस सीमा से बाहर जाकर भी हमें देखना होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में यही लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ समकालीनता के बारे में बंधे रहकर भी कालातीत नहीं हुआ जा सकता। मतलब कि केवल अपने समय से जुड़ा रहना भी काफ़ी नहीं है और केवल अपने पुराने में बंधे रहना भी काफ़ी नहीं है। नया विचार अपने समय से जुड़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन उसे समय की सीमा से बाहर जाकर भी देखना चाहिए, तभी टिकाऊपन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा कि जब वह समकालीन भी हो और कालातीत हो तब भी नयापन क्या होता है, टिकाऊ होता है। यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। यहाँ पर हमें प्रत्यय की दृष्टि से संगत विभाजन चुनना है। यानी यहाँ पर हमें बताना है कि प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा संगत है, कौन सा सही है। सबसे पहले दिया गया मिथुन, सोच और राघव में अ प्रत्यय है। देखो प्रत्यय क्या होते हैं, जो किसी भी मूल शब्द के पीछे लगकर जो है उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें जो भी शब्द दिया है उसके अंतर्गत देखना है कोई मूल शब्द है या नहीं। अब देखो मिथुन है, मिथुन जो है खुद में एक जो है मूल शब्द है। ठीक है, इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ, तो ये तो यहीं पर गलत हो जाएगा। इसका जो अर्थ होता है मिथुन का वो क्या होता है, संबंध बनाना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट शब्द दिया गया है सोच। देखो राघव, राघव में जो है अ प्रत्यय है और इसमें कौन सा मूल शब्द है, रघु शब्द है। ठीक है, सोच में भी कोई भी मूल शब्द नहीं है, इसलिए इसमें तीनों के अंतर्गत अ प्रत्यय का यूज़ नहीं हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखो सेकंड ऑप्शन देखते हैं। इसमें फिकेत में जो मूल शब्द है वो क्या है, फिक्र। फिक्र जमा में यहाँ पर जो है एत प्रत्यय का यूज़ हुआ है, यानी आई का। ठीक है, तो यहाँ पर डकैत में भी जो है डका जो है मूल शब्द है और यहाँ पर भी एत प्रत्यय का यूज़ हुआ है। ठीक है, इसी तरह लड़ेत में भी लड़ जो है मुख्य शब्द है जो कि लड़ाई से संबंधित है और यहाँ पर भी जो है एत प्रत्यय का यूज़ हुआ है, तो इसके ऊपर जो है मात्रा आएगी। ठीक है, तो इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी जो है ठीक नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा नारदीय, स्थानीय, मानवीय। अब देखो नारदीय में नारद जमा में ई प्रत्यय है, ई और य प्रत्यय है, तो अन्य प्रत्यय का यहाँ भी यूज़ नहीं हुआ है। इसी तरह स्थानीय में स्थान जो है मूल शब्द है और यहाँ पर भी ई प्रत्यय का यूज़ है। इसी तरह मानवीय में भी मानव जो है मूल शब्द है और ई प्रत्यय का यूज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है ये हमारा गलत हो जाएगा, यहाँ पर अन्य प्रत्यय का यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट दिया है फोर्थ के अंतर्गत कोशीय, सौजन्य और कुमारीय। देखो इनके अंतर्गत जो मूल शब्द होगा, देखो कोशीय में कौन सा मूल शब्द है, कोश। क्या है, कोश, इसका मतलब होता है रेशम और इसमें अय प्रत्यय का यूज़ है, तो ये ठीक है हमारा। नेक्स्ट है सौजन्य। सौजन्य में क्या है, सज्जन जो है मूल शब्द है। ठीक है, और इसके अंतर्गत यह प्रत्यय का यूज़ है। ठीक है, तो ये भी गलत है। इसी तरह कुमार्य के अंतर्गत जो है कुमार जो है मूल शब्द है और कुमार जो है मूल शब्द है और यह का यूज़ किया गया है, तो ये भी हमारे अय प्रत्यय का यूज़ नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो तीनों ही गलत है। यहाँ पर जो एच टेट ने आंसर दिया है ना, तो एच टेट ने इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट मानना है, लेकिन हर ऑप्शन के अंतर्गत कुछ ना कुछ अगर गलती है तो अगर हम एच टेट के अनुसार जाए तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर मानना है। ठीक है, तो आप देख लेना इसके बारे में। नेक्स्ट है किस विकल्प में सावर्नामिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि किसके अंतर्गत जो है सावर्नामिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो सावर्नामिक विशेषण क्या होता है, देखो सावर्नामिक विशेषण उनको बोलते हैं जो सवर्नाम शब्द जो है संज्ञा के पहले आकर
जो सवर्णांश शब्द जो है संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उस संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम सावर्णामिक विशेषण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ऑप्शन आपको समझ आने लगेगा, ठीक है। जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया, यहाँ पर जिसने परिश्रम किया, यहाँ पर क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें यही बताना था कि किस में प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब हम जानेंगे कि सावर्णामिक विशेषण के कौन से उदाहरण है। देखो, यह पुस्तक किससे मंगवाऊं। अब देखो, पुस्तक क्या होगी, संज्ञा क्या होता है, किसी का भी नाम होता है। इससे पहले आकर इसने पुस्तक की विशेषता बताई ना कि यह पुस्तक, इसलिए ये क्या है, सावर्णामिक विशेषण है। इसी तरह नेक्स्ट में देखो, ऐसे व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करो। व्यक्ति क्या हो गई, संज्ञा। तो व्यक्ति की जो है विशेषता बताई है ना, तो यहाँ पर संज्ञा की विशेषता बताई है ना, तो ये भी क्या हो गया, सावर्णामिक विशेषण। आगे देखते हैं, आपके घर से कल कोई नौकर आया था। अब देखो, घर क्या हो गया, संज्ञा, ठीक है। और आपके क्या हो गया, आपके घर, यानी घर की विशेषता बताई गई है, तो ये भी क्या हो गया, सावर्णामिक विशेषण हो गया। तो यहाँ पर पूछा था कि कहाँ पर जो है सावर्णामिक विशेषण का यूज नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन के अंतर्गत, संधि की दृष्टि से अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा संधि की दृष्टि से गलत है, अनुपयुक्त है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन दिया है देत्यारी, गत्यानुसार और अगन्य स में यन संधि है। देखो, संधि विच्छेद करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, देत्यारी, देत्यारी। देखो, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, देत्य जमा में अरि, ठीक है। यहाँ पर जो है आपकी यन संधि नहीं है, यहाँ पर है दीर्घ स्वर संधि। कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि है। कैसे है, दीर्घ स्वर संधि कहाँ पर होती है, जहाँ पर देखो, यहाँ पर देत्य में ए है और यहाँ पर भी ए है, यानी ए और ए मिलकर क्या बन जाता है, आ बन जाता है, ठीक है। तो ये किसका प्रकार है, ये दीर्घ संधि का प्रकार है, यानी जहाँ पर भी आपको आ की, बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे, वहाँ पर क्या होता है, आपका दीर्घ स्वर संधि होता है। तो ये तो यन संधि नहीं है, तो फर्स्ट तो गलत हो गया। फिर है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है गत्यानुसार। हम हर एक वर्ड की देखेंगे क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। गत्यानुसार, अब देखो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, गति जमा में अनुसार। क्या हो जाएगा, गति जमा में अनुसार, अनुसार। देखो, इसके अंतर्गत कौन सी है, यण संधि है। कौन सी है, यण संधि है। किस तरीके से हुआ, यदि आपको ई या फिर बड़ी ई के बाद कोई भी इसके अलावा भिन्न स्वर दिखाई देता है, तो आपका क्या बन जाता है, यह बन जाता है, ठीक है। अगर आपको ऊ या फिर बड़ा ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर दिखाई देता है, ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर दिखाई देता, तो वो वह बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे गति छोटी ई है और दूसरा स्वर क्या आया है, ए आया है, इसलिए ये क्या बन गया, यह बन गया। तो जहाँ पर भी आपको ई, बड़ी ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर दिखाई दे, तो वहाँ पर यह बन जाता है। भिन्न स्वर के अंतर्गत स्वर तो आपको पता है ना, जैसे ए, आ, ऊ, बड़ा ऊ, कोई भी स्वर दिखाई दे तो क्या बनेगा, यह बनेगा। इसी तरह ऊ और बड़ा ऊ के बाद अगर आपको इसके अलावा कोई और भिन्न स्वर दिखाई दे, तो वो क्या बन जाता है, वह बन जाता है। तो ये क्या होती है, यन संधि की पहचान होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया है, अगन्य, अगन्य आश्य, अग्न्याश्य। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, अग्नि जमा में आश्य, अग्नि जमा में आश्य। यहाँ पर क्या हो रहा है, छोटी ई और बड़ा आ मिलकर क्या बना रहे हैं, आ बना रहे हैं। तो ये कौन सी संधि का पहचान होती है, ये दीर्घ संधि की पहचान होती है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत सिर्फ यन संधि गत्यानुसार के में जो है लगी है, तो अनुपयुक्त पूछा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब हम और भी देख लेते हैं, और ऑप्शन भी। नेक्स्ट दिया है मिताहार और विकलांग और भूधर।
इसके अंतर्गत क्या दी गई है, दीर्घ संधि दी गई है। अब देखो दीर्घ संधि की पहले मैं आपको पहचान बता देती हूँ। यण संधि तो मैंने आपको क्या बताया, अगर ई और बड़ी ई के बाद कोई भी आपको भिन्न स्वर दिखाई देता तो यह होगा ऊ, और बड़े ऊ के बाद अगर इसके अलावा कोई भी आपको भिन्न स्वर दिखाई देता है तो वह होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि की क्या पहचान होती है, अगर आपको ए या फिर आ के बाद आपको ए या फिर आ दिखाई दे तो वो आपका क्या बन जाता है, आ बन जाता है। ठीक है, या फिर आपको ई या बड़ी ई के बाद ई या बड़ी ई दिखाई दे तो आपकी क्या बन जाएगी, बड़ी ई बन जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से आपको ऊ या बड़ा ऊ के साथ ऊ या फिर बड़ा ऊ दिखाई दे तो यहाँ पर बड़ा ऊ बन जाएगा। यानी दीर्घ संधि के अंतर्गत हमेशा बड़ी मात्राएं आएंगी। ठीक है, अब हम अपना आंसर देखते हैं। जैसे क्या दिया है, पहला मीताहार। मीताहार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मी जमा में आहार, मी जमा में आहार। तो देखो यहाँ पर भी जो है छोटी ई है और यहाँ पर भी बड़ा आ है, तो ये भी हमारा किसका उदाहरण होगा, दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। फिर होगा विकलांग। विकलांग में क्या हो जाएगा, विक जमा में अंग। ठीक है, तो यहाँ पर भी ए और ए मिलकर क्या हो जाता है, आ हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, विकलांग। ठीक है, उसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, भूधर का संधि विच्छेद हो जाएगा। जैसे भू जमा में ऊ धर। ठीक है, तो बड़ा ऊ और बड़ा ऊ बनकर क्या बनाएगा, बड़ा ऊ बनाएगा। ठीक है, तो ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो ये बिल्कुल ठीक है आपका सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, दिग्विजय, अपज और व्रीहि नेत्र में व्यंजन संधि है। अब यहाँ पर देखते हैं हम। देखो दिग्विजय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दिक जमा में विजय, दिक जमा में विजय, तो ये क्या हो जाएगा, दिग्विजय। देखो व्यंजन संधि की क्या पहचान होती है, यदि कभी भी आपको जो है पहला वर्ग दिखाई देता है, जैसे कै हो जाएगा, जैसे कै वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ये जो आपको पहला वर्ग दिखाई देता है तो वो तीसरे के अंतर्गत चेंज हो जाता है। तो कै किसके अंतर्गत चेंज हो जाता है, गै के अंतर्गत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्या दिया है, अबज। अबज का क्या हो जाएगा, अप जमा में ज। ये पै जो है तीसरे वर्ग के अंतर्गत चेंज हो जाएगा, तीसरे के अंतर्गत चेंज हो जाएगा ब के अंतर्गत। ठीक है, इसलिए ये भी यहाँ पर हम भी हमारी क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। फिर हमारा दिया है वृहनेत्र। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृहत, वृहत जमा में नेत्र, यानी त और क्या हो जाएगा, यहाँ पे न हो जाएगा। ठीक है, तो एक रूल और होता, तो के बाद न आने पर यह न के अंतर्गत चेंज हो जाता है। ये भी कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। यानी थर्ड ऑप्शन भी आपका बिल्कुल ठीक दिया गया है। सभी के अंतर्गत जो है व्यंजन संधि का क्या किया गया, यूज किया गया। तो फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है वयोवृद्ध, पुरोधा और प्रादुर्भूत में विसर्ग संधि है, तो ये बिल्कुल ठीक है। जैसे वयोवृद्ध हो गया, जहाँ पर भी आपको जो है ओ की मात्रा दिखाई देना, मोस्टली वहाँ पर क्या होता है, विसर्ग संधि होता है। तो आप इसकी ओ की मात्रा को हटाकर विसर्ग लगा दिए, जैसे व्य जमा में वृद्ध, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी। जब भी आपको ओ की मात्रा दिखाई दे वहाँ पर क्या होती है, विसर्ग संधि होती है। और दूसरा इसके अंतर्गत क्या होता है, कभी भी अगर विसर्ग के बाद आपको य, रे, ले, वे, है दिखाई दे ना, यानी कोई भी स्वर ए को छोड़कर दिखाई दे तो वो ओ के अंतर्गत जो है चेंज हो जाता है। इसीलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया है, पुरोधा। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, देखो पुरोधा, पुरोधा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पुरे जमा में ध, धा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जहाँ पर भी आपको ओ दिखाई दे वहाँ पर जो है हटाकर आप जो है विसर्ग संधि लगा सकते हो। तो वहाँ पर मोस्टली क्या होती है, विसर्ग संधि होती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रादुर्भूत को, किसको, प्रादुर्भूत को देखेंगे। देखो ये भी विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। कैसे, ये क्या हो जाएगा, प्रादु जमा में भूर्त,
देखो यहाँ पर कौन सा नियम होता है विसर्ग संधि का, कभी भी आपको ऊ के बाद कोई भी ठोस व्यंजन दिख जाए, ये कौन से होते हैं ठोस व्यंजन, आपको देखो ये जैसे ये कै वर्ग च वर्ग ट, ये वर्ग होते हैं ना, इसका तीसरा चौथा और अगर पांचवा वर्ड हो तो वो रै के अंतर्गत चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी किसका उदाहरण हो गया, विसर्ग संधि का। तो तीनों ही इसके अंतर्गत ठीक है। तो यहाँ पर जो है अनुपयुक्त पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विकल्प में उपसर्ग विभाजन नियम अनुसार है। तो यहाँ पर हमें उपसर्ग का विभाजन दिया गया है कि किसके अंतर्गत कौन सा उपसर्ग है, तो वो हमें बताना है कि कौन सा ठीक है। उपसर्ग क्या होते हैं, किसी भी मूल शब्द के आगे लगकर वो जो है अर्थ को बदल देते हैं, यानी उपसर्ग कहाँ लगते हैं, आगे लगते हैं। तो फर्स्ट के अंतर्गत देखते हैं अपरिग्रह। अपरिग्रह में कौन सा उपसर्ग है, देखो इसके अंतर्गत जो मूल शब्द है वो तो हो जाएगा ग्रह। इसके अंतर्गत दो उपसर्ग है, एक तो अ उपसर्ग है, एक उपसर्ग है परि। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है अप उपसर्ग का यूज नहीं हुआ है, तो ये नियम अनुसार नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अप्रोक्ष। अप्रोक्ष के अंतर्गत कौन सा मूल शब्द है, रोक्स मूल शब्द है। इसका मतलब होता है यानी दिखने वाला, और यहाँ पर अप उपसर्ग का यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है अपर्ण। देखो इसमें अपर्ण में पर्ण जो है मूल शब्द है, क्या है, पर्ण मूल शब्द है, पर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है अप उपसर्ग का यूज नहीं हुआ है, सिर्फ अप्रोक्ष के अंतर्गत हुआ है। नेक्स्ट के अंतर्गत देखते हैं क्या दिया है, आरण्यक आवश्यक आधुनिक में आ उपसर्ग का यूज है। देखो इसके अंतर्गत आरण्यक में जो मूल शब्द है वो क्या हो जाएगा, अरण्य। क्या हो जाएगा, अरण्य। इसका मतलब होता है वन या फिर जंगल। तो यहाँ पर जो है प्रत्यय का यूज हुआ है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया गया है आवश्यक। आवश्यक में क्या उपसर्ग, क्या दिया गया है, मूल शब्द वश्यक, और इसमें आ का यूज हुआ है, तो ये तो ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है हमारा आधुनिक। आधुनिक के अंतर्गत जो धुनिक है वो मूल शब्द है और इसमें आ उपसर्ग का यूज हुआ है, तो इन दोनों के अंतर्गत तो आ उपसर्ग का यूज हुआ है, फर्स्ट में नहीं हुआ है, तो ये भी हमारा पूरी तरह से ठीक नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो कट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब थर्ड देखेंगे, निःशुल्क, निष्पक्ष, निस्वार्थ में निस उपसर्ग का यूज हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है। निःशुल्क में जो है शुल्क जो है मूल शब्द है और इसके आगे जो है निस जो है उपसर्ग लगा है। ठीक है, इसी तरह निष्पक्ष में जो है पक्ष जो है मूल शब्द है और आगे निस उपसर्ग लगा है। इसी तरह जो स्वार्थ है इसके अंतर्गत जो है मूल शब्द है और आगे निस उपसर्ग लगा है, तो जो ठीक पूछा था इसके अंतर्गत, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे फोर्थ कैसे गलत है। फोर्थ हमारा दिया है व्याधि, विक्षण और व्यतिरेक। इसके अंतर्गत वी उपसर्ग है। देखो व्याधि में छोटी ई वाला वी उपसर्ग है और इसके अंतर्गत मूल शब्द क्या हो जाएगा, आधी। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, कोई भी तनाव या फिर पीड़ा। विक्षण के अंतर्गत जो मूल शब्द हो जाएगा, इसके अंतर्गत भी जो है ये वाला वी उपसर्ग का यूज हुआ है और क्षण इसके अंतर्गत जो है मूल शब्द हो जाएगा। उसी तरीके से क्या दिया है, व्यतिरेक। व्यतिरेक के अंतर्गत क्या दिया है उपसर्ग, यहाँ पर भी छोटी वी ई वाली मात्रा वाला वी उपसर्ग हो जाएगा और यहाँ पे अति जमा में रेख, यानी इसका रेख जो है मूल शब्द है। ठीक है, जिसका मतलब होता है खींचना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस वाले वी उपसर्ग का यूज हुआ है, ना कि इस वाले का। ठीक है, तो इसी तरीके से ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, समास की दृष्टि से संगत विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा समास ठीक है। ठीक है, यहाँ पर भी संगत यानी ठीक बताना है। सबसे पहला दिया है चक्षु सर्वा में इतरेतर द्वंद समास है। देखो आप सबको पता होगा जो चक्षु का मतलब होता है उसका मतलब क्या होता है, आँख से देखने वाला। ठीक है, तो इसका जो मतलब होता है चक्षु सर्वा का वो होता है सांप।
यानी ये कौन सा समास है, ये बहुव्रीहि समास है। जब आप इसका समास विग्रह करते हो तो ये किसका उदाहरण है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, क्योंकि ये किसी और के अर्थ को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है द्वंद्व समास नहीं है, ये गलत हो जाएगा। द्वंद्व समास मोस्टली वहाँ पर होते हैं जहाँ पर जो है दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता और पिता, इस तरीके से जहाँ पर योजक चिन्ह का यूज़ होता है। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपाद मस्तक बहुव्रीहि समास। देखो अपाद मस्तक में जो है आ का यूज़ हुआ है और आ क्या होता है, अव्यय होता है। ठीक है, तो ये कौन सा समास होता है, ये अव्ययी भाव समास होता है। देखो अव्ययी भाव समास कौन सा होता है, इस पर जो है लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी अगर आप इसका बहुवचन करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, एक वचन होगा, सिर्फ एक ही वचन के अंतर्गत ये रहते हैं, इनका बहुवचन नहीं होगा, इनका लिंग चेंज नहीं होगा। वो कौन से समास होते हैं, अव्ययी भाव समास होते हैं। तो ये भी बहुव्रीहि नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है जातिगत में दिया गया है अधिकरण तत्पुरुष समास। देखो इसका अगर हम समास विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा, जाति का गत। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है, यहाँ पर तत्पुरुष समास तो है लेकिन अधिकरण नहीं है। अधिकरण की में क्या पहचान होती है, में या फिर पर। ठीक है, इस तरीके से पहचान होती है। तो यहाँ पर का यूज़ किया गया है, या का किसके अंतर्गत आता है, संबंध के अंतर्गत आता है, यानी ये कौन सा है, संबंध तत्पुरुष है। ठीक है, और तत्पुरुष समास कौन से होते हैं, वो समास होते हैं जिनको जो है आप समास विग्रह करके देखोगे तो आपको जो है कारक चिन्हों का यूज़ दिखाई देगा। ठीक है, कारक आपको पता है ना कौन से होते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरीके से। ठीक है, तो वो कौन से समास होते हैं, तत्पुरुष समास होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है अधिकरण तत्पुरुष नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा सरम साध्य में करण तत्पुरुष है। देखो सरम साध्य का अगर आप वो करोगे समास विग्रह, इसका होगा सरम से साध्य, यानी यहाँ पर कौन सा है, करण तत्पुरुष समास है, यानी यहाँ पर जो है कारक चिन्ह का यूज़ हुआ है, कर्ता ने कर्म को करण से। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाए ठीक होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो समास की सिर्फ यही पहचान है, आपको जो है समास विग्रह करके देखना पड़ेगा, तभी आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द समूह का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा जो है ठीक नहीं लिखा है। देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है सीधा सादा, बिल्कुल ठीक है। देखो 78 कुछ नहीं होता, या तो ये 18 होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो 78 कोई शब्द नहीं होता हिंदी के अंतर्गत, तो यही क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत हमें बताना था कि कौन सा अशुद्ध है, यानी गलत है। ठीक है, और सारे जो है ठीक दिए गए हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, हिंदी अध्यापक की विशिष्ट विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है, यानी जो हिंदी के अध्यापक होते हैं उनकी विशेषताओं के अंतर्गत कौन सा सम्मिलित नहीं है, वो हमें बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है साहित्य का ज्ञान, बिल्कुल। अब अगर किसी हिंदी अध्यापक को साहित्य का अच्छा ज्ञान नहीं हुआ तो वो कैसे कहानी, उपन्यास, कवि, लेखक के बारे में बता सकता है। ठीक है, तो उसे साहित्य का ज्ञान जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो कवि के बारे में जान सके, लेखकों के बारे में बता सके, काव्य, कहानी, उपन्यास, इन सब के बारे में वो जानकारी दे सके। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण की विधियों का ज्ञान। तो ये भी बिल्कुल होना चाहिए, बल्कि भाषा कैसे सिखाई जाती है, व्याकरण कैसे समझाया जाता है, बोलना, सीखना, लिखना, पढ़ना, ये कैसे विकसित किया जाता है, तो ये सारी क्या होती है, विधि होती है भाषा शिक्षण की। ठीक है, तो उनका ज्ञान भी बहुत ज़रूरी होता है, अध्यापक को होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी भाषा पर विशिष्ट अधिकार। ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसे देखो हिंदी अध्यापक को जैसे शुद्ध उच्चारण आना चाहिए, सही शब्द का सही जगह पर इस्तेमाल करना आना चाहिए, सही वाक्य रचना आनी चाहिए। तो ये सभी किसके अंतर्गत है, हिंदी भाषा के अधिकारों के अंतर्गत है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है शिक्षा तथा उपाधियाँ, ये हमारा हो जाएगा। अब देखो कोई हिंदी का अगर अध्यापक है तो ये नहीं कि उसने BA, MA, MCom ये सारी डिग्री होनी चाहिए, बहुत सारी उसके पास उपाधि होनी चाहिए, तभी वो ठीक होगा, नहीं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उपाधि से कोई भी मतलब नहीं होता है, सिर्फ उसको अपने साहित्य का ज्ञान होना चाहिए, उसके शिक्षण का, भाषा शिक्षण की विधियों का ज्ञान होना चाहिए। तो ये तीनों
जो है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये नहीं होगा तो यहाँ पर हमसे नहीं पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों की ध्वनिगत विशेषताओं के संदर्भ में असंगत चुनना है। तो यहाँ पर वर्ण दिए गए हैं और यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, देखो ये तो ना किसी ने अगर वर्ण का चैप्टर पढ़ाना तभी कर सकता है। ठीक है, तो बहुत लंबा टॉपिक है, तो मैं सिर्फ ये क्वेश्चन ही एक्सप्लेन करूँगी। तो आप जो है वो जो टेबल होती है वर्ण की वो आप देख सकते हो, वहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें बताना कि कौन सा गलत है। देखो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है, जैसे ऊ है उसके अंतर्गत कौन सी ध्वनि होती है, पसच, संवृत और वृत्तमुखी। देखो पश्च क्या होता है, जब आपकी जीवा पीछे की तरफ जाती है, ऊ। ठीक है, संवर्त का मतलब होता है यानी उसके अंतर्गत आपका जो मुंह है वो थोड़ा सा खुला हुआ होता है। और वृत्तमुखी का मतलब होता है, वृत्त मतलब गोला होता है ना, यानी होठ जो है बोलते वक्त गोल हो जाते। तो ये जो है पूछा है इसके अंतर्गत, तो ये जो स्टेटमेंट है पहली बिल्कुल ठीक है, ऊ इसी तरीके से बोला जाता है। नेक्स्ट दिया गया है री। री देखो, री ये क्या होता है, अग्र, संवर्त और वृत्तमुखी। देखो जब भी आप री बोलोगे ना तो ये अग्र नहीं है, ये मध्य से होता है। ठीक है, और संवर्त का मतलब होता है, इसके अंतर्गत जब री बोलोगे ना तो संवर्त नहीं होता, यानी मुख आपका आधा खुला हुआ नहीं होता, मोस्टली क्या होता है, बंद होता है। ठीक है, और ये वृत्तमुखी भी नहीं होता क्योंकि री में होठ जो है गोल नहीं होते री बोलते वक्त। ठीक है, आप देखोगे बोलकर, तो इसके अंतर्गत असंगत पूछा था, तो सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट विकल्प देखते हैं ए। ए क्या दिया हुआ है, बिल्कुल मध्य से बोला जाता है जब आप बोलोगे, और ये हर्ष स्वर है, आप सबको पता है। उदासीन है, उदासीन का मतलब क्या होता है, ना तो होठ गोल होते हैं और ना ही फैलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, उदासीन। तो ए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है आ, क्या होता है, पश्च होता है, विवृत होता है और अवृतमुखी होता है, तो ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है। पश्च यानी जीवा के पीछे से बोला जाता है, विवृत मतलब यानी जो आपका मुंह है वो पूरा खुला होता है जब आप आ बोलते हो, और अवृतमुखी मतलब होठ गोल नहीं होते। ठीक है, आ बोलते वक्त आपके। ठीक है, तो ये भी हमारा फोर्थ ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत गलत पूछा था, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 55। देखो क्या दिया है 55 के अंतर्गत, विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। यानी यहाँ पर जो है हमसे विलोम दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा जो है असंगत है यानी गलत है। देखो आकृष्ट का दिया है विकृष्ट, तो बिल्कुल ठीक है। आकृष्ट का मतलब होता है खींचा हुआ, क्या मतलब होता है, खींचा हुआ, और विकृष्ट का मतलब दूर किया हुआ, यानी खींचना और दूर करना, विलोम शब्द हो गए, तो फर्स्ट बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है आहान और अनहावान। तो आहान और अनहान का मतलब होता है, आह्वान का मतलब होता है बुलाना, और इसका मतलब होता है ना बुलाना, तो ये बिल्कुल विलोम दिया है, बिल्कुल ठीक है। फिर है कलंकित और निष्कलंक। कलंकित यानी किसी पर दाग लगाना, और निष्कलंक यानी दाग बिना दाग का, तो ये भी बिल्कुल विलोम दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया ऐहिक और पारलौकिक। ऐहिक का मतलब होता है इस संसार से संबंधित, और पारलौकिक का मतलब है परलोक से संबंधित, तो ये विलोम नहीं है, ये तो अर्थ बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा असंगत पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका पीसीटी 2024 का हिंदी सेक्शन खत्म होता है। अगर आपको आज का हमारा पेपर रहेगा एचटेट टीजीटी का पेपर रहेगा 2024 का जनरल सेक्शन हिंदी का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा समश्रुत। देखो समश्रुत क्या होता है, सम का मतलब होता है एक समान, ठीक है, यानी एक जैसा। श्रुत का मतलब क्या होता है, सुनने वाला, ठीक है, यानी आपको एक जैसे सुनाई देंगे। ठीक है, भिन्न अर्थक, लेकिन उनके जो अर्थ होंगे वो भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। तो वो दो शब्द दिए गए हैं मनुजात और मनुजात। ठीक है, तो उनका हमें सही अर्थ बताना है। ठीक है, यानी एक जैसे आपको सुनाई देंगे लेकिन इनका अर्थ अलग है, तो इसका हमें मीनिंग बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो वर्ड दिया गया है वो वर्ड दिया गया है मनुजात। क्या दिया है, मनुजात। देखो मनु का मतलब क्या होता है, मनुष्य, और जात का मतलब क्या होता है, जाति, यानी इसका मतलब हो गया मनुष्य जाति से। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया है मनुजात। मनुजात का मतलब क्या होता है, राक्षस। ठीक है, तो आइए अब हम अपने ऑप्शन देखते हैं।
ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है मनुष्य को खाने वाला। नहीं, मनुष्य को खाने वाला राक्षस होता है, लेकिन वो किस चीज का होता है, मनुजात का मतलब होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है मनु से उत्पन्न हुआ। बिल्कुल ठीक है, यानी मानव से उत्पन्न हुआ मनुष्य जाति। और मनुजात का मतलब दिया है अफ्रीकी निवासी। नहीं, इसमें ये हमारा सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन दिया है मनु से उत्पन्न हुआ मनुष्य। ठीक है, और सेकंड दिया है मनुष्य को खाने वाला। तो थर्ड ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मनुजात का मतलब क्या होता है, मनु से उत्पन्न हुआ, और मनुजात का मतलब होता है मनुष्य को खाने वाला राक्षस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? यानी यहाँ पर जो है आपको विलोम दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, यानी सही नहीं है। देखो, एक तो क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा मतलब परेशानी करती है, 1-2 नंबर से भी आपका एचटेट रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा विलोम ठीक नहीं है। सबसे पहले दिया है वेमेंसे का क्या दिया है, सोमेंसे। देखो, अगर हम इसका मतलब जाने वेमेंसे और सोमेंसे का, देखो वेमेंसे का मतलब क्या होता है, दुश्मनी। ठीक है, क्या होता है, दुश्मनी। और सोमेंसे का मतलब क्या होती है, मित्रता। ठीक है, सोमेंसे का मतलब क्या होती है, मित्रता। यानी फर्स्ट विलोम तो हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है अभिमानी। अभिमानी मतलब कोई भी घमंडी। ठीक है, और ये क्या दिया, निरअभिमानी, यानी जो घमंडी नहीं है, तो ये भी हमारा ठीक है। नेक्स्ट है अभ्यर्थी। क्या दिया है, अभ्यर्थी। अभ्यर्थी क्या होता है, जैसे हम, यानी आवेदन की तैयारी करने वाले का मतलब क्या होता है, अभ्यर्थी। और ये क्या दिया है, प्रत्यार्थी। देखो, प्रत्यार्थी का मतलब क्या होता है, विरोधी। क्या होता है, विरोधी। तो ये हमारा जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमें बताना था कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वार्थी, और इसका विलोम क्या होगा, निस्वार्थ। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता दूं, एचटेट में जो इसका आंसर है वो 2 माना है, सेकंड दिया था आंसर की के द्वारा। ठीक है, लेकिन जो हमारा आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। तो कोई भी बच्चा कमेंट नहीं करेगा, मैंने आंसर की का भी आपको बता दिया है। ठीक है, वरना बच्चे जो है कमेंट करने लग जाते हैं कि मैडम आंसर की में ये दिया है और आंसर ये है। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दिया, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट है तत्सम तद्भव शब्दों के संदर्भ में अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। यानी यहाँ पर हमें कुछ तत्सम शब्द दिए गए हैं और दूसरी साइड जो है तद्भव शब्द दिए गए हैं। यहाँ पर अनुपयुक्त का यानी जो ठीक नहीं है वो हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि तत्सम तद्भव शब्द क्या होते हैं। ठीक है, हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। देखो, तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधा हिंदी के अंतर्गत आए, यानी उनके अंतर्गत कोई भी चेंज नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सूर्य। ठीक है, ये क्या है, एक तत्सम शब्द है, यानी ये संस्कृत में भी इसको सूर्य बोलेंगे और हिंदी में भी सूर्य ही बोलते हैं। ठीक है, यानी तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधा हिंदी के अंतर्गत आए हैं। फॉर एग्जाम्पल हो गया अग्नि। ठीक है, यानी जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें हम तत्सम बोलेंगे। और तद्भव वो शब्द होते हैं जो कि कुछ बदलाव से जो है बदलकर जो है हिंदी के अंतर्गत आए हैं, जैसे सूरज। ठीक है, यानी सूर्य जो है संस्कृत शब्द है, ये तत्सम शब्द है, और सूरज क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। इसी तरह अग्नि, अग्नि क्या हो जाएगा, एक तत्सम शब्द हो जाएगा। इसी में थोड़ा सा चेंज होकर आया है तो वो क्या हो जाएगा, आग। ये क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो तत्सम वो शब्द है जो संस्कृत के शब्द होते हैं, और तद्भव वो शब्द है जो कि हिंदी के अंतर्गत, अगर आप बोलकर भी देखोगे तो मोस्टली आप कर लोगे। ठीक है, एक ट्रिक और मैं आपको बता देती हूँ कैसे आप पहचानोगे, क्योंकि हर साल क्वेश्चन आता है। देखो, तत्सम शब्द आप कैसे पहचानोगे, जहां पर भी आपको क्या दिखाई दे, अक्षर दिखाई दे, ये वाला। ठीक है, श दिखाई दे, या फिर ये वाला श दिखाई दे, या फिर वह दिखाई दे, या फिर आपको री दिखाई दे, तो वो सारे शब्द क्या हो जाएंगे, तत्सम शब्द हो जाएंगे। ठीक है, और तद्भव शब्द आपके कौन से हो जाएंगे, यानी किसी के अंदर आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अक्षर है,
कोई आपसे पूछे अक्षर तत्सम है या तद्भव है, तो यहाँ पे ये वाला अक्षर आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। जहाँ पर भी आपको अक्षर श व और री दिखाई दे, वहाँ वो शब्द कौन से होंगे, तत्सम शब्द होंगे। तद्भव कौन से होंगे, जहाँ पर आपको ख दिखाई दे या फिर छ दिखाई दे या फिर स दिखाई दे या फिर बै दिखाई दे, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, तद्भव। और एक चीज और आपको याद रखनी है, जो चंद्र बिंदु वाले होते हैं जैसे आंख, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, तद्भव शब्द हो जाएंगे। ठीक है, जहां पर चंद्र बिंदु होगा, तो ये हमारी तत्सम और तद्भव की पहचान है। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले दिया है गर्त। देखो गर्त में री की मात्रा आ रही है तो ये तत्सम हो गया। गर्त का क्या होता है, गड्ढा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल आप कर लेना, कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक है, गर्त तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, हमें गलत बताना था। फिर है जृंभिका। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जमाई लेना। क्या होता है, जमाई लेना, यानी जब आलस्य वगैरह होता है ना तब आप लेते हो। ठीक है, तो जमाई लेना होता है, इसका मतलब जवाई नहीं होता है। जवाई का मतलब क्या होता है, दामाद। ठीक है, ये नहीं होता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है चरम चटक, इसका मतलब होगा चमगादड़। फिर है परिकोट, इसका मतलब होगा परिकोटा। ठीक है, तो ये तीनों ही ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। देखो क्या दिया है 34 क्वेश्चन के अंतर्गत, पर्यायवाची की दृष्टि से असुमेलित को चुनिए। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा पर्यायवाची जो है गलत है। अब देखो पर्यायवाची भी बहुत सारे, आपको क्या क्या याद करना है। PY अगर आप अच्छे से कर लोगे, PRT TCT PGT लेवल के, तो आपके वहाँ से जो है पर्यायवाची शब्द जो है कंप्लीट हो जाएंगे। अभी आपके पास टाइम है, नोटिफिकेशन नहीं आया है, आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं क्या दिया है। फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया है तरंग। तरंग का मतलब क्या होता है, लहर। क्या होता है, लहर। ठीक है, तो इसके पर्यायवाची क्या क्या है, उर्मी, वीची, कलोल, तो ये बिल्कुल ठीक है। फिर है त्रणी। देखो त्रणी किसका पर्यायवाची होता है, सूर्य का। किसका होता है, सूर्य का। अब देखो नौका, नौका तो नाव को बोलते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। द्रोणी भी किसका है, नाव का है, तो ये जो है हमारा गलत हो जाएगा। इसके अंतर्गत जो है हमसे गलत ही पूछा था, तो त्रणी जो है सूर्य का पर्यायवाची है, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। तोता, तोता को क्या बोलते हैं, रक्ततुंड, कीर, सुग्गा। योनि, योनि को क्या बोलते हैं, अपथ्यपथ, जन्मवर्तम, रतिकुहर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, थोड़े से मुश्किल है, लेकिन आप 1-2 बार पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। यहाँ पर हमें पूछा है किस शब्द में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो सबसे पहले हम जानेंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं। देखो उपसर्ग क्या होते हैं, जो किसी भी मूल शब्द क्या होता है, जिसका कोई अर्थ होता है। ठीक है, यानी किसी भी मूल शब्द के आगे लगकर जो है, उसका क्या करते हैं, अर्थ को बदल देते हैं। ठीक है, लेकिन मूल शब्द के, ठीक है, उसका कुछ अर्थ होना चाहिए, और जब उसके आगे लगते, जब उसका अर्थ बदल देते हैं तो उसको हम उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कु उपसर्ग का उपयोग बताना कहाँ पर नहीं है। ठीक है, सबसे पहले है कुजन। अब देखो कु उपसर्ग हो गया, और जन तो आप सबको पता है, जन क्या होते हैं, इंसान वगैरह। ठीक है, फिर है हमारा कुमार। देखो कुमार कोई मूल शब्द नहीं है, जैसे जन जो है एक मूल शब्द है, मार कोई मूल शब्द नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा ही एक साथ बोला जाता है कुमार। इसका खुद का एक मतलब होता है कुमार, यानी लड़के वगैरह को बोलते हैं ना कि भाई ये कुमार है। ठीक है, जैसे राजवंशी वगैरह बोलते थे। ठीक है, उसी तरीके से, जैसे राजकुमार, उस तरीके से। ठीक है, तो हमारा इसके अंतर्गत हमें गलत बताना था, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, कुचेष्टा। चेष्टा का मतलब क्या होता है, मन। ठीक है, इसमें मूल शब्द क्या है, चेष्टा है। फिर है कुमति। मति क्या होता है, बुद्धि होती है। ठीक है, इसमें मूल शब्द क्या होगा, मति। देखो मति के आगे लगा क्या लगा, कुमति। ठीक है, चेष्टा इसमें मूल शब्द है, इसमें जन मूल शब्द है, लेकिन कुमार में कोई भी मूल शब्द नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो 36, 37 और 38 3 क्वेश्चन जो है आपके जो है गद्यांश से पूछे गए हैं। ठीक है,
तो पूरा पैराग्राफ हम नहीं पढ़ेंगे, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर उसका आसानी से मिलता है तो ठीक है, वरना हम पूरा पढ़ लेंगे। यहाँ पर पूछा है कि लेखक के अनुसार शांति की परिभाषा क्या नहीं है। हमें बताना है कि शांति की परिभाषा नहीं है, यहाँ पर हमें बताना है। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? युद्ध की अनुपस्थिति, शांतिपूर्ण समाज की परिकल्पना जिसमें समानता का संदेश सम्मिलित हो, स्वयं को मनुष्य बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी शांति की परिभाषा नहीं है। देखो, पहली ही लाइन अगर आप देखोगे, हमें इस बात को समझना होगा कि युद्ध की अनुपस्थिति ही शांति की परिभाषा नहीं है। तो हमें बताना था कि कौन सी परिभाषा नहीं है, तो कौन सी नहीं है? युद्ध की अनुपस्थिति, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही जो है ठीक हो जाएगा। ठीक है, पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार मनुष्य बनने का क्या अर्थ है। यहाँ पर पूछा है कि पैराग्राफ से हमें बताना है कि मनुष्य बनने का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो आइए पहले हम अपना पैराग्राफ देखते हैं। तो चलते हैं, ये मैंने पहले से ही मेंशन कर दिया था ताकि आपका टाइम खराब ना हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दिया गया है कि मनुष्य बनने का अर्थ क्या होता है? अपने भीतर दूसरों की पीड़ा को समझने का एहसास जगाना। यानी जब हम दूसरों की पीड़ा समझ पाते हैं, वो एहसास अगर हमारे अंदर है, तो उसका मतलब क्या होता है? हम मनुष्य बन चुके हैं। तो को क्या दिया है ऑप्शन में? फर्स्ट ऑप्शन है बुद्ध उपदिष्ट राह की अनुगामी। सेकंड दिया है मनुष्य को मनुष्य से पृथक दिखाना, ये भी हमने नहीं पढ़ा। नेक्स्ट है दूसरों की पीड़ा को समझने का भाव जगाना, बिल्कुल हमने अभी पढ़ा था। जब हम दूसरों की पीड़ा समझ सकते हैं, उसके अनुसार क्या है? हम मनुष्य बनने का अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट है गद्यांश में प्रयुक्त पदों की व्याकरणिक विवेचना के संदर्भ में असंगत कथन चुनिए। देखो, व्याकरणिक विवेचना मतलब क्या होता है? यानी व्याकरण की दृष्टि से, ग्रामर की दृष्टि से क्या है? हमें असंगत बताना है कि गलत कौन सा है। ठीक है, अब देखो गद्यांश के क्वेश्चन जो है आपके 2 ही पूछे गए हैं। ये तो आपको जब आपको ग्रामर की नॉलेज होगी तभी आप कर सकोगे। ठीक है, अब देखो इसके अंतर्गत क्या दिया है, हमें बताना है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा गलत है। सबसे पहले है अनुपस्थिति। अनुपस्थिति में बोला है कि 2 उपसर्ग है। उपसर्ग क्या है? किसी भी मूल शब्द के आगे लगते हैं। इसके अंतर्गत मूल शब्द क्या हो सकता है? इसके अंतर्गत मूल शब्द क्या है? स्थिति। क्या है? स्थिति। ठीक है, ये एक मूल शब्द है, इसका अपना खुद का एक मतलब है। इसके अंतर्गत 2 उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है? एक तो हो जाएगा अनु और एक हो जाएगा उप। ठीक है, और क्या हो जाएगा? 2 उपसर्ग हो गए, अनु जमा में उप जमा में स्थिति क्या हो गया? मूल शब्द हो गया। यानी फर्स्ट तो हमारा बिल्कुल ठीक है। इसके अंतर्गत क्या हो गए? 2 उपसर्ग हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया है मनुष्यता। मनुष्यता क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। नहीं, आप सबने पढ़ा होगा जहां पर भी ता आता है लास्ट में, वो कौन सी संज्ञाएं होती है? हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। कौन सी होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, मनुष्यता। जातिवाचक क्या होती है? पूरी एक जाति का बोध कराती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें गलत बताना था, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें, नेक्स्ट है प्रत्येक। प्रत्येक में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास क्या होते हैं? जहां पर स्टार्टिंग में आपको प्रथम पद के अंतर्गत 2 पद होते हैं। ठीक है, प्रथम पद के अंतर्गत अगर आपको अव्यय दिखाई देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसी का देख लेते हैं प्रत्येक। प्रत्येक का अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा? प्रति जमा में एक। ठीक है, तो ये प्रति क्या होता है? एक अव्यय होता है। ठीक है, तो जहां पर भी आपको अव्यय दिखाई देंगे वो कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होते हैं। अव्ययी भाव समास की एक पहचान और होती है, अगर आप इसका लिंग करोगे, कारक करोगे, एक वचन बहुवचन करोगे तो वो नहीं हो सकता। तो जहां पर भी आप लिंग वचन कारक से जो है शब्द को चेंज नहीं कर सकते। जैसे प्रत्येक है, प्रत्येक का अगर आप बहुवचन करोगे तो प्रत्येक ये थोड़ी ना होगा। तो आप अगर वचन नहीं कर सकते, लिंग नहीं कर सकते, तो वो कौन से समास होते हैं? अव्ययी भाव समास होते हैं। ये पहचान होती है। और दूसरी पहचान क्या होती है? जो हमारा प्रथम पद, यानी ये प्रति हो जाएगा प्रथम पद, ये हो जाएगा द्वितीय पद, यानी सिर्फ इसमें जो है प्रथम पद होता है। ठीक है, प्रथम पद में क्या होता है? अव्ययी भाव समास, अव्यय होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास। ये आपको याद रखना है। देखो, अगर हम 4th ऑप्शन देखते हैं, क्या दिया है? विषमता। विषमता में क्या है? व्यंजन संधि है। क्या है? व्यंजन संधि है। देखो कैसे है, ये क्या हो जाएगा? वी जमा में सम जमा में ता।
ठीक है, ये इसका संधि विच्छेद होगा। अच्छे से समझते हैं, ये जो सम है ये क्या है, एक मूल शब्द है और वी इसमें उपसर्ग लगा है और ता इसमें प्रत्यय लगा है। ठीक है, तो ये व्यंजन संधि है। किस प्रकार है, जब भी आपको छोटी ई या बड़ी ई के बाद ये वाला स देखने को मिल जाए तो वो किस में चेंज होता जाता है, श में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमें गलत बताना था, तो गलत हमारी क्या हो जाएगी, मनुष्यता। मनुष्यता में क्या है, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट दिया है समस्त पद एवं समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। ठीक है, देखो समस्त पद किसको बोलते हैं, इस तरीके से। ठीक है, जब इसका विग्रह कर देते हैं, यानी जब जो शब्द होता है उसको हम खोल देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, समास विग्रह बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये हमने इसको परीक्षा भवन को क्या बोलेंगे, समस्त पद, और इसको हम क्या बोलेंगे, समास विग्रह बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें क्या बताना है, गलत बताना है। ठीक है, सबसे पहला है लोकप्रिय। लोकप्रिय में कौन सा समास है, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत क्या होता है, देखो आपने पढ़ा होगा कारक, अधिकरण में कौन सा होता है, में, क्या होता है, में होता है। ठीक है, जैसे लोकप्रिय का अगर हम समास विग्रह क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, लोगों में प्रिय। क्या हो जाएगा, लोगों में प्रिय। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। देखो अधिकरण तो आपको समझ में आ गया, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये कर्ता कारक के जो चिन्ह है, अधिकरण में पर, तो में। अब हम जानेंगे कि ये तत्पुरुष क्यों है। तो देखो तत्पुरुष समास वो समास होता है जिसमें देखो 2 पद होते हैं। देखो यहाँ पर क्या शब्द हमारा, लोकप्रिय, क्या है, लोकप्रिय है। तो इसके अंतर्गत जो ये दूसरा शब्द होता है ये क्या होता है, मूल शब्द होता है। ठीक है, और ये मतलब जहां पर भी आपको इस तरीके से दिखाई दे, यानी दूसरा शब्द जो है प्रमुख दिखाई दे, और जो पहला शब्द होता है इसमें मोस्टली जो है कारक चिन्ह होते हैं। ठीक है, तो क्या पहचान हो गई तत्पुरुष समास की, जहां पर भी आपको कारक चिन्ह दिखाई दे वो हमारा कौन सा होता है, तत्पुरुष समास होता है। और इसमें जो दूसरा पद होता है वो क्या होता है, प्रमुख होता है, मेन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है पवन से चलने वाली चक्की पंचक्की। नहीं, पवन से चलने वाली चक्की को क्या बोलते हैं, पवन चक्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पवन चक्की बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें गलत बताना था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नवयुवक। नवयुवक का समास विग्रह क्या हो जाएगा, नव है जो युवक। ठीक है, फिर है परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। देखो परीक्षा के लिए भवन, तो आप सबको पता है ये कौन सा हो जाएगा, संप्रदान। के लिए क्या होता है, संप्रदान, तो ये भी हमारा कौन सा हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, जहां पर भी आपको कारक चिन्ह दिखाई दे तो वो हमारे कौन से होते हैं, तत्पुरुष समास होते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत गलत बताना था, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है यन संधि की दृष्टि से संगत विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यन संधि के बारे में बताना है कि कौन सा जो है ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम यन संधि के बारे में जान लेते हैं। देखो यन संधि की क्या पहचान होती है, जब भी आपको छोटी ई, एक मिनट गाइस, जब भी आपको छोटी ई या फिर बड़ी ई दिखाई दे, उसके बाद आपको कोई भी स्वर दिखाई दे, ए आ ई, ठीक है, कोई भी स्वर दिखाई दे तो वो किस चीज में चेंज हो जाएगा, य में चेंज हो जाएगा। ठीक है, या फिर आपको ऊ या फिर बड़े ऊ के साथ कोई भी स्वर दिखाई दे तो वो किस चीज में चेंज हो जाएगा, व में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये किसकी पहचान होती है, यन संधि की होती है। ठीक है, अब जैसे आपको संधि विच्छेद नहीं दिया गया वैसे कैसे पहचान होगी, तो कहीं पर भी आपको यह या फिर वह दिखाई दे बीच में, देखो यहाँ पर यह है तो ये यन संधि हो जाएगी, यहाँ पर भी यह है यन संधि हो जाएगी, यहाँ पर वह है यन संधि हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह और वह नहीं है तो ये यन संधि नहीं होगी। ठीक है, तो ये पहचान होती है यन संधि की। अब हम देखते हैं इसका संधि विच्छेद। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा ठीक है। ठीक है, सबसे पहले दिया है जात्यभिमान, बिल्कुल जाति जमा में अभिमान। ठीक है, छोटी बड़ी ई और यहाँ पे ये ए क्या आ गया, स्वर आ गया, और ये किस चीज में चेंज हो गया, य में चेंज हो गया, इसलिए ये ठीक है हमारी। फिर है पर्यूषण, पर्यूषण में छोटी ई और ऊ बिल्कुल ठीक है, परि जमा में उषण बिल्कुल ठीक है। फिर देखिए वधिवच्छा, वधिवच्छा में क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ और ई। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया,
मतलब ऊ या फिर बड़ा ऊ के बाद कोई भी स्वर आ जाता है तो किस में चेंज होता है, वह में चेंज होता है। ठीक है, तो ये सारे ही जो है ऑप्शन ठीक है। इसमें जो है सबको ग्रेड मार्क्स मिला था, तो इसका जो गलत हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो है सबको जो है मार्क्स मिले थे, ये जो है गलत दिया गया था, क्वेश्चन ही गलत पूछा है। यहाँ पर पूछना था कि कौन सा असंगत है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्या है, महेंद्र जालिक, यानी महा प्लस में इंद्र जालिक, इसका मतलब क्या होगा, ये कौन सी संधि हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी वृद्धि संधि। कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि की क्या पहचान है, देखो अगर आपको कहीं पर भी ए या फिर आ के बाद ए दिखाई दे या फिर आई दिखाई दे तो वो आई में चेंज हो जाएगी। और यहीं पर ये रूल दिया गया है, यहाँ पर आ है और ये आई है, तो इसलिए यहाँ पर देखो ये 2 मात्रा आई में चेंज हो गई, तो इसको कौन सी संधि बोलेंगे, वृद्धि संधि बोलेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका एक और रूल है वृद्धि संधि का, ए या फिर आ के बाद आपको क्या दिखाई दे, ओ दिखाई दे या फिर बड़ा औ दिखाई दे, तो किस चीज में चेंज हो जाएंगे, बड़े औ में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों आपको वृद्धि संधि के बारे में याद रखना है। ठीक है, मैं डिटेल में इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वो एग्जाम के अंतर्गत कर लोगे। ठीक है, तो इसका जो है ग्रेस मार्क्स मिला था। इन तीनों के अंतर्गत यन संधि है, लास्ट में जो है आपकी वृद्धि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। अब हमें बताना है कि प्रत्यय क्या होता है। देखो प्रत्यय क्या होता है, किसी भी मूल शब्द में, ठीक है, मूल शब्द यानी उसका कोई अर्थ होना चाहिए, उसके बाद में लगकर उसका क्या करते हैं, अर्थ को बदल देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है, ई प्रत्यय देखते हैं। देखो पहला वर्ड क्या हो गया, पहला वर्ड हो गया द्रौपदी। द्रौपदी में मूल शब्द क्या हो जाएगा, द्रुपद। क्या हो जाएगा, द्रुपद जो है मूल शब्द हो जाएगा। ठीक है, द्रुपद का मतलब होता है राजा। ठीक है, द्रुपद में ई लग गया तो ये हमारा ठीक हो जाएगा, ई प्रत्यय है। नेक्स्ट हमारा जानकी। जानकी में मूल शब्द क्या है, जनक। क्या है, जनक जमा में ई, बड़ी, तो ये क्या बन गया, जानकी, तो सेकंड भी ठीक है। नेक्स्ट है वाल्मीकि। अब देखो वाल्मीकि में आपको कोई मूल शब्द दिखाई दे रहा है, यानी अगर ई हटा दे तो क्या बन जाएगा, वाल्मीकि, तो ये तो नहीं है, तो ये तो किसी ऋषि का नाम है, तो यहाँ पर हमें गलत ही बताना था, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ये वाल्मीकि जो है एक खुद ही अपने आप में मूल शब्द है, इसमें कोई भी ई प्रत्यय का यूज नहीं हुआ है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत ही हमसे पूछा था। नेक्स्ट अगर हम देखें यह प्रत्यय, यह प्रत्यय, अब देखो क्या दिया है, महात्म्य। महात्म्य में मूल शब्द क्या है, महात्मा। क्या है, महात्मा में यह प्रत्यय है। ठीक है, फिर हमें दिया है वेदवय। वेदवय में क्या हो जाएगा, वेदवय में हो जाएगा विधवा जमा में यह। ठीक है, ये संधि विच्छेद इसलिए बता रही हूं ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहे। ठीक है, नेक्स्ट दिया है हमें पौलस्त्य। क्या दिया है, पौलस्त्य, तो इसमें हमारा मूल शब्द क्या हो जाएगा, पुलस्त। पुलस्त जमा में यह। ठीक है, इस तरीके से। फिर हमें दे दिया तर। तर प्रत्यय के अंतर्गत क्या हो जाएगा, महत जमा में तर, महत्तर। वृहत्तर में क्या हो जाएगा, वृहत जमा में तर, वृहत्तर। ठीक है, दृढ़, दृढ़तर। दृढ़तर में क्या हो जाएगा, दृढ़ जमा में तर। आप जितने भी ये एग्जाम्पल देखोगे ना, तो ये जो स्टार्टिंग है, ठीक है, ये एक मूल शब्द होगा, इसका खुद का एक मतलब होता है, उसके बाद जो है उसका अर्थ चेंज हो गया। तो आपको समझ के करना है, रटना नहीं है, किस किस चीज को रटोगे, प्रायवाची रटोगे, क्या क्या रटोगे। ठीक है, इसलिए समझना है। फिर है ए प्रत्यय। ए प्रत्यय में क्या दिया है, भागनीय, तो इसमें मूल शब्द क्या है, भागनी। क्या है, क्या है मूल शब्द, भागनी। फिर है पाथ्य। पाथ्य में मूल शब्द क्या है, पथ। ठीक है, फिर क्या है, वेंतय। वेंतय में मूल शब्द क्या है, विंता। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करने हैं। तो यहाँ पर गलत बताना था, ये मैंने चारों ऑप्शन डिस्कस कर दिया आपके साथ। गलत तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही हो गया था, वाल्मीकि। ठीक है, नेक्स्ट है 42। 42 में भी हमें बताना है असंगत, यानी गलत कौन सा है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हमें दिया है सबसे पहले अंग और अना। ये क्या है, अयोगवा ध्वनि। बिल्कुल ठीक है, हमारी 2 ही अयोगवा ध्वनि होती है, एक तो अंग और अना। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है फर्स्ट। नेक्स्ट है ढ और ढ, उत्प्सित ध्वनियां। उत्प्सित ध्वनियां कौन सी होती है, यानी जब आप इनका उच्चारण करोगे तो जो आपकी जीभ है वो एक बार ऊपर उठेगी फिर नीचे आ जाएगी। ठीक है, उन्हें बोलते हैं। फिर है स्पर्श संघर्षी। देखो स्पर्श यानी छूना, संघर्षी जिसमें
ज़्यादा संघर्ष लगे। अब देखो ये क्या है, स, तो यहाँ पर अगर आप बोल के देखोगे तो स्पर्श तो नहीं हो रहा, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारे इसके अंतर्गत गलत ऑप्शन ही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अर्ध संवर्त। ये क्या है, अर्ध संवर्त। क्या दिया है, आई और औ, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। जो ये आई और औ है ये क्या है, हमारे संयुक्त स्वर है, इन्हें क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर है। और ये स इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें उसम व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसम व्यंजन बोलते हैं। तो वर्णमाला की जो है एक टेबल होती है, वो आप कंप्लीट कर लेना। हर साल जो है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा अगर मैं इन्हें समझाने बैठूंगी। ठीक है, तो आप कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम 43 क्वेश्चन की बात करें, क्या दिया है 43 के अंतर्गत, निम्न में से शिक्षण सूत्र नहीं है। यहाँ पर हमें बताना है, यानी जब आप किसी को शिक्षण करते हैं, किसी को शिक्षित करते हैं, तो कौन सा फॉर्मूला वो नहीं है वो बताना है। अब देखो क्या है, पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, यानी पहले आप जो है ओवरऑल पूरे टॉपिक के बारे में बता देते हो, फिर उसको छोटे छोटे अंश यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बच्चों को समझाते हो। बिल्कुल ठीक है, ये ट्रिक जो है अपनाते हैं। फिर है प्रेरणा से तर्क की ओर। देखो प्रेरणा से तर्क की ओर, यानी पहले आप प्रेरणा देते हो फिर तर्क, तो ऐसा कोई भी फॉर्मूला जो नहीं है, तो यहाँ पर नहीं पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इसका मतलब क्या है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल का मतलब क्या होता है, मूर्त। मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर मतलब क्या होता है, मूर्त जो चीज आप छू सको, दिखाई दे सके। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें तो आप पहले उन्हीं के बारे में बताओगे ना, जिस चीज को वो छू सकते हैं या फिर देख सकते हैं, यानी वो अमूर्त जो मतलब चीज उन्होंने नहीं देखी है, तो उनकी कल्पना वो नहीं कर सकते। तो छोटे बच्चों को आप किस चीज से पढ़ाते हो, मूर्त से अमूर्त से ओर, मूर्त की ओर, यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर। यानी जो चीजें पहले दिखाई देती है उनके बारे में बताओगे, फिर धीरे धीरे उनकी जो है सोचने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, तो ये वो वाला सूत्र हो गया। तो यहाँ पर हमें गलत बताना था, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है असंगत। यहाँ पर हमें विकल्प चुनना है, तो यहाँ पर भी मोस्टली क्वेश्चन में क्या पूछा गया, गलत पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले समुद्र में लगने वाली आग को क्या बोला जाता है, दावानल, तो यही हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि समुद्र में लगने वाली आग को क्या बोला जाता है, बड़वानल। क्या बोला जाता है, बड़वानल। देखो क्या बोला जाता है, बड़वानल। ठीक है, दावानल किसको बोला जाता है, जंगल की आग को। किसको बोला जाता है, जंगल की आग को बोला जाता है। तो यहाँ पर हमसे गलत पूछा था, तो गलत तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही हो गया, ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक प्रचलित बात जिसके वक्ता का पता ना हो, यानी ऐसी बात जो कि प्रचलित है लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो किसने बोली है, तो उसको क्या बोला जाता है, किंवदंती। ठीक है, फिर है पशुओं द्वारा जुगाली करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, पागुर। फिर है जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो उसे क्या बोला जाता है, अध्यौड़ा। ठीक है, तो ये तीनों भी आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री नहीं है। देखो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री क्या होती है। तो प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री वो सामग्री होती है जो कि मतलब प्रोजेक्टर की सहायता से आप जो है किसी दीवार पर या फिर किसी स्क्रीन पर जो है बच्चों को दिखाते हो, यानी इसमें किसकी मदद लगती है, प्रोजेक्टर की मदद लगती है। ठीक है, हमें बताना है कि कहाँ पर नहीं लगती है, तो नहीं बताना। अब देखो दूरदर्शन तो एक चैनल है, तो कोई प्रोजेक्टर का यूज नहीं होता, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो फिल्म स्ट्रिप हो गई, प्रोजेक्टर हो गया, फिल्म हो गया, तो ये सब क्या है जिसे हम प्रोजेक्टर की हेल्प से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, बच्चों को जो है प्रोजेक्टर की हेल्प से चीजें दिखाई जाती है, वो हमारी क्या होती है, प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है, तो नहीं पूछा था, तो दूरदर्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका हिंदी सेक्शन का जो है खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो आपको पेपर एनालाइज से समझ आ गया होगा कि पेडागोजी भी करनी है, गद्यांश के भरोसे नहीं जाना, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ से। ठीक है, तो ग्रामर तो आपको करनी ही करनी है, इसलिए आपको PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी पेपर हुए हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से PYQ की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू सो मच। लेटेस्ट पेपर है ये, इससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो है हमारा जनरल सेक्शन आता है। ठीक है, और ये जो एग्ज़ाम है वो 2025 के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, तो आज हम PRT का 2024 के हिंदी का सॉल्यूशन करेंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन है, संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल जो है गलत दिया है, यानी असंगत का मतलब होता है गलत दिया है। सबसे पहले स्वधाय और विक्रमाबाद में दीर्घ स्वर संधि है। अब देखो, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा दीर्घ स्वर संधि के बारे में समझ लेते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि में जब भी दो स्वर मिलकर बड़ी मात्रा बनाते हैं, जैसे ए के साथ ए आ जाए या फिर आ जाए, तो वो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। या फिर ई के साथ ई आ जाए या फिर बड़ी ई आ जाए, तो वो क्या बन जाएगी, बड़ी ई बन जाएगी। या फिर ऊ के साथ ऊ या फिर बड़ा ऊ आ जाए, तो वो बड़ा ऊ बन जाएगा। तो ये हमारी होती है दीर्घ स्वर संधि, यानी जब भी दो स्वर मिलकर जो है बड़ा स्वर बनाते हैं उसे हम दीर्घ स्वर संधि बोलते हैं। ठीक है, अब आपको इसकी पहचान भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, स्व अध्याय में आ है और विक्रमाबाद में आ है। अब इसका हम संधि विच्छेद करते, क्या हो जाएगा, स्व अध्याय, यानी यहाँ पर भी अ है और यहाँ पर भी अ है। अ और अ मिलकर क्या बन रहा है, आ, यानी ये एग्जाम्पल तो हमारा ठीक है। नेक्स्ट है विक्रमाबाद। अगर हम विक्रमाबाद की संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, विक्रम अब्ध, यानी ए और ए मिलकर क्या बना रहे हैं, आ बना रहे हैं, यानी ये किसकी पहचान हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि की। यानी फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन देखते हैं। हथोत्साह नेति में क्या है, गुण स्वर संधि है। पहले तो हम गुण स्वर संधि की पहचान देख लेते हैं। तो जब भी आपको ए या फिर आ के साथ कोई भी अन्य भिन्न स्वर दिख जाए तो वहाँ पर क्या होती है, हमारी गुण संधि होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ए के साथ आपको छोटी ई या फिर बड़ी ई दिख जाए तो वो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। या फिर ए के साथ आपको छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ दिख जाए तो वो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ठीक है, ये किसकी पहचान होती है, गुण संधि की पहचान होती है। अब देखो, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ओ की मात्रा आपको दिखाई दे रही है और यहाँ पे ए की मात्रा आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, गुण स्वर संधि के। एक बार मैं इसका जो है संधि विच्छेद भी आपको करके दिखा देती हूँ। क्या हो जाएगा, हथ उत्साह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त में क्या है, ए है और ऊ है। ए और ऊ मिलकर क्या बन रहा है, ओ बन रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। इसी तरह अगर आप नेति में देखोगे, क्या है, न और इति, तो क्या हो जाएगा, ए और ई मिलकर क्या बन रहा है, ए। तो ये भी जो है ठीक हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है स्त्री उपयोगी और त्वंगी में यण स्वर संधि है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये यण स्वर संधि की पहचान क्या होती है। तो जब भी ई आ जाए या फिर बड़ी ई आ जाए या फिर ऊ आ जाए, एक सेकेंड गाइस, ऊ आ जाए या फिर बड़ा ऊ आ जाए या फिर री आ जाए, अगर इनके बाद इनके अलावा कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, जैसे ए आ गया, आ गया, अब हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, तो वो क्या बन जाता है, यण संधि का उदाहरण होता है। जैसे ई के बाद अगर ए आ जाए तो वो क्या बनेगा, भिन्न स्वर आ गया तो यह बनेगा। ऊ के बाद या फिर बड़ा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वह बनेगा। अगर री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो वो र बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है यण संधि का उदाहरण होता है। अब देखो, एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं, उससे हम समझते हैं। सबसे पहले दिया है स्त्री उपयोगी, इसका संधि विच्छेद करते हैं। क्या हो जाएगा, स्त्री उपयोगा, स्त्री उपयोगी, उपयोगी। अब देखो क्या आया है, बड़ी ई आई है और इसके बाद जो है भिन्न स्वर ऊ आ गया है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, इसका य बन जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट क्या दिया है, त्वंगी। क्या दिया है, त्वंगी। इसका क्या हो जाएगा, त्वंगी का तनु प्लस में अंगी। अब देखो यहाँ पर छोटा ऊ आया है और ए यानी भिन्न स्वर आ गया है, और ऊ या फिर बड़ा ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो वो क्या बन जाता है, वह बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर वह बन गया, यहाँ पर यह बन गया। तो ये किसका उदाहरण हो गई, यण स्वर संधि का, यानी थर्ड ऑप्शन भी आपका ठीक है। नेक्स्ट है गवीश
और नदीश में दीर्घ स्वर संधि है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें गवीश का और नदीश का, देखो गवीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गवीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गो और ईश। ये कौन सी संधि का उदाहरण होता है, ये होता है अयाति संधि का उदाहरण होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नदीश। नदीश का अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा, नदी और ईश, यानी बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बना रही है, बड़ी ई, यानी ये किसका उदाहरण हो जाएगा, ये तो दीर्घ संधि का ही होगा, लेकिन गवीश गलत है इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमसे असंगत यानी गलत पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। यहाँ पर देखो ये पेडागोजी का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछा जाता है। तो इंग्लिश में इसको हम क्या बोल देंगे, रेमेडियल टीचिंग। क्या बोल देंगे, रेमेडियल टीचिंग। तो ये भी आपको इंग्लिश में भी याद रखना है, रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो उपचारात्मक शिक्षण का मतलब होता है जब कोई भी स्टूडेंट होता है उसको स्टडी के अंतर्गत कोई भी मतलब कोई भी स्पेसिफिक या फिर कोई विशेष टॉपिक में अगर उसको कठिनाई हो रही है, उसे समझ नहीं आ रहा है, तो उसकी कमजोरी को दूर करने के लिए जो उसको शिक्षण दिया जाता है, जो टीचिंग दी जाती है, उसे हम उपचारात्मक। उपचार का ही मतलब क्या होता है, जो चीज़ पता होती है उसका फिर उपचार करना, यानी बच्चा जहाँ पर गलत कर रहा है उसको ठीक करना। फॉर एग्जांपल अगर बच्चा मान लो मैथ्स के अंतर्गत जो है डिवाइड ढंग से नहीं कर रहा है, तो टीचर का क्या मतलब होता है कि उसको जो है इस चीज़ को पहचान करके वो डिवाइड के अंतर्गत गलती कर रहा है तो उसको प्रैक्टिस कराए, उसको ठीक कराए। ठीक है, इसी को जो है हम उपचारात्मक शिक्षण बोलते हैं या फिर रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं। यानी अगर हम बिल्कुल शॉर्ट में बात करें तो उपचारात्मक शिक्षण का मतलब क्या हो गया, कमजोरी को दूर करना। अब देखो ये किस तरीके की होती है, इस तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्या दिया है, वैयक्तिक। वैयक्तिक का मतलब होता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल यानी मतलब एक एक विद्यार्थी को समझाए। अब देखो अगर हो सकता है किसी एक बच्चे को डिवाइड समझ नहीं आ रही, क्या पता कुछ ग्रुप के 3-4 बच्चों को समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो टीचर क्या होता है, एक को भी ठीक कर सकता है, एक को भी अकेले भी सिखा सकता है, और ग्रुप में भी यानी जिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है उनको साथ में मिलकर भी सिखा सकता है। ठीक है, तो ये व्यक्तिक यानी इंडिविजुअल भी सिखा सकते हैं, सामूहिक यानी समूह में भी सिखा सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन दिया गया है विकल्प 1 एवं 2, बिल्कुल ठीक है। तो हम इसे जो है एक एक विद्यार्थी को भी समझा सकते हैं और ग्रुप में भी समझा सकते हैं। ठीक है, तो उपचारात्मक शिक्षण का मतलब क्या हो गया, किसी भी बच्चे की कमजोरी को दूर करना किसी भी सब्जेक्ट के अंतर्गत या फिर किसी भी टॉपिक के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है प्रत्यय एवं प्रत्ययुक्त शब्दों में संदर्भ में असमीचीन विकल्प चुनिए। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा है कि इसमें कुछ प्रत्यय के उदाहरण दिए गए हैं, तो जो प्रत्यय युक्त है यानी जिसमें प्रत्यय नहीं है, ठीक है, यानी गलत है। असमीचीन का मतलब होता है गलत है, तो वो एग्जाम्पल हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन है। देखो सबसे पहले तो हम प्रत्यय जान लेते हैं। देखो प्रत्यय क्या होता है, कोई भी मूल शब्द होता है। मूल शब्द का मतलब होता है उसका कुछ ना कुछ अर्थ होगा और जो उसके बाद में जुड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ईला प्रत्यय, नुकीला, पनीला, हठीला। अब देखो नुकीला में क्या हो जाएगा, नोक, ईला, यानी इसमें मूल शब्द क्या हो गया, नोक हो गया। पनीला में मूल शब्द क्या हो गया, पानी हो गया, पानी जमा में ईला। ठीक है, हठीला में क्या हो गया, मूल शब्द हट हो गया, हट, ईला। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑप्शन तो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट ऑप्शन है लय प्रत्यय। अब देखो लय देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है वत्सल। अब वत्सल में मूल शब्द क्या हो जाएगा, वत्स जमा में ल, यानी ये तो ठीक है। नेक्स्ट है कुशल। अब देखो कुशल, कुशल खुद में एक जो है मूल शब्द है, यानी अगर इसका हम लय हटा देंगे तो आप देखोगे कि कुश कोई भी शब्द नहीं होता जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, यानी ये कोई भी मूल शब्द नहीं होता।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा इसके अंतर्गत गलत पूछा था, तो गलत क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, यह प्रत्यय, ये क्या है, लावण्य, चैतन्य और सादृश्य। लावण्य में जो है मूल शब्द क्या है, लवन। ठीक है, फिर चैतन्य में मूल शब्द क्या है, चेतन, क्या है, चेतन। ठीक है, और सादृश्य में मूल शब्द क्या है, सदृश। ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा, इन तीनों के अंतर्गत क्या है, मूल शब्द है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम देखें ई प्रत्यय। ठीक है, ई प्रत्यय में देखते हैं सारथी। सारथी में मूल शब्द क्या है, सारथ और ई, यानी ये क्या बन गया, सारथी। नेक्स्ट है दासरथी। दासरथी में मूल शब्द क्या है, दशरथ। ठीक है, और ई। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है सौमित्री। सौमित्री में मूल शब्द क्या है, सुमित्रा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत भी मूल शब्द है, यानी मूल शब्द कहाँ पर नहीं है, कुशल में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्यय की क्या पहचान हो गई कि कोई भी मूल शब्द होगा उसके अंत में जुड़कर उसका क्या करते हैं, अर्थ को बदल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोम युग्म की दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर जो है हमें विलोम शब्द दिए गए हैं, वहाँ पर हमें अनुचित यानी गलत बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है अग। अग का मतलब होता है पाप। ठीक है, और इसका विलोम दिया है अनग, यानी पाप रहित या निष्पाप। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन तो। नेक्स्ट है रित। रित का मतलब होता है सत्य। क्या मतलब होता है, सत्य। ठीक है, और अनृत, अनृत का मतलब होता है झूठ, तो ये विलोम भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है रीजु। रीजु का मतलब होता है सरल या फिर सीधा, तो यहाँ पर देखो इसका विलोम नहीं दिया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे जो है गलत पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं दुष्कर। दुष्कर का मतलब क्या होता है, कठिन। क्या होता है, कठिन, और इसका विलोम दिया है सुकर। इसका मतलब क्या होता है, सरल या फिर आसान। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक दिया है, तो यहाँ पर हमसे गलत पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 35 क्वेश्चन में क्या दिया है, सवर्नाम की दृष्टि से असुमेलित को छांटिए। यानी यहाँ पर जो है कुछ सवर्नाम दिए हैं और बताया गया है, उनके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, हमें बताना है असुमेलित यानी गलत कौन सा है। सवर्नाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें हम सवर्नाम बोलते हैं। जैसे अब हम ऑप्शन करेंगे तो आपको समझ आएगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है लड़के आप ही चले जाएंगे, इसमें क्या है, निजवाचक सवर्नाम। सबसे पहले हम निजवाचक सवर्नाम के बारे में समझे, तो जहाँ पर भी स्वयं की बात हो या फिर खुद की बात हो या फिर अपने आप की बात हो, तो वहाँ पर कौन सा सवर्नाम होता है, वहाँ पर निजवाचक सवर्नाम होता है। अब देखो लड़के आप ही चले जाएंगे, यानी खुद की बात कर रहे हैं वे, तो ये ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जैसे और एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे उसने अपने आप को संभाला। ठीक है, अपने आप को, यानी जहाँ पर भी स्वयं या खुद की बात होगी वहाँ पर निजवाचक सवर्नाम होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन तो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है आप एक प्रतिष्ठित समाज सेवी है, इसमें है पुरुषवाचक सवर्नाम। अब देखो पुरुषवाचक सवर्नाम कहाँ पर होता है, जो भी सवर्नाम किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, जैसे आप एक, तो किसी व्यक्ति के लिए ही प्रयुक्त हुआ, तो वहाँ पर क्या होगा, पुरुषवाचक सवर्नाम होगा। और जो ये पुरुषवाचक सवर्नाम होता है ये भी 3 तरह का होता है, पूछा जाता है। देखो ये भी बता देती हूँ, एक आपका होता है उत्तम पुरुषवाचक, एक आपका होता है मध्यम पुरुषवाचक, ठीक है, और एक आपका होता है अन्य पुरुषवाचक सवर्नाम। अब देखो कैसे पहचानोगे आप इसमें, उत्तम पुरुषवाचक में जब भी आपको मैं या फिर हम दिखाई दे, वहाँ पर क्या होगा, उत्तम पुरुषवाचक। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ या फिर हम पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक की क्या पहचान होती है, जब भी आपको तू दिखाई दे या फिर तुम दिखाई दे या फिर आप दिखाई दे, तो वहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक होगा। जैसे तुम खेल रहे हो,
तो क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक हो जाएगा। ठीक है, फिर अन्य, अन्य के अंतर्गत अगर आपको यह, वह, ये या फिर वे दिखाई दे, वहाँ पर होता है अन्य पुरुषवाचक। जैसे फॉर एग्जाम्पल वह स्कूल गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो जहाँ भी किसी व्यक्ति के लिए कोई भी सवर्नाम प्रयुक्त होता है वहाँ पर क्या होता है, पुरुषवाचक सवर्नाम। तो सेकंड ऑप्शन भी आपका ठीक है। नेक्स्ट है, दाल में कुछ काला है, यहाँ पर दिया है प्रश्नवाचक सवर्नाम। अब देखो प्रश्नवाचक नाम से ही है, तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी प्रश्न पूछते, जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन आया, क्या हुआ, ठीक है, तो प्रश्नवाचक होता है। लेकिन यहाँ पर तो प्रश्नवाचक नहीं है क्योंकि कुछ है, तो ये गलत हो जाएगा। तो फिर ये किस चीज़ का उदाहरण होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सवर्नाम। क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सवर्नाम। आपको याद रखना है अनिश्चयवाचक सवर्नाम कहाँ पर होता है, जहाँ पर कुछ भी निश्चित नहीं होता है। जैसे यहीं पे दिया है कि दाल में कुछ काला है, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, अनिश्चयवाचक सवर्नाम। तो यहाँ पर हमसे गलत पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेरी वह पुस्तक खो गई जिसे मैंने कल ही खरीदा था, संबंधवाचक सवर्नाम। बिल्कुल ठीक है, जब कोई भी वाक्य में कोई भी शब्द होते हैं वो संबंध स्थापित करते हैं। जैसे जिसे से और मेरी से हो रहा है कि मेरी वह पुस्तक खो गई जिसे मैंने कल खरीदा था, यानी संबंध स्थापित कर रहे हैं, पुस्तक के बारे में बता रहा है कि जो उसने कल खरीदी थी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो गया, संबंधवाचक सवर्नाम। तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन में क्या दिया है, सभी अशुद्ध यानी जो गलत है उस समूह वाला विकल्प चुनिए। यानी यहाँ पर कुछ समूह दिए गए हैं जहाँ पर गलत शब्द है वो हमें बताना है। सबसे पहले दिया है मंत्रिमंडल। अब आप सबको पता है मंत्रिमंडल कैसे लिखते हैं, मंत्री में छोटी की मात्रा आती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मंत्रिमंडल गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है लब्ध प्रतिष्ठित, तो ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है स्पष्टीकरण। अब देखो स्पष्टीकरण भी आप सबको पता है ये गलत लिखा, कैसे लिखते हैं, स्पष्टी बड़ी एक ही मात्रा में आती है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हमसे गलत ही पूछा था, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको देख लेना है उदार्य, औपन्यासिक, फेंकना, जड़मति, उत्पीड़ित, गरुड़, प्रेरणास्पद, सहस्र, प्रत्याशी, ये क्या है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे मंत्रिमंडल भी गलत है और स्पष्टीकरण भी गलत है। तो 36 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, हमें एक गद्यांश दिया है जो 37 से लेके 39 क्वेश्चन तक आपको जो है ये सॉल्व करेगा। ठीक है, तो एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं ताकि क्वेश्चन आसानी से हो जाए। कुछ ही मिनट का काम है। क्या दिया है, भारत के नैतिक और बौद्धिक विकास के कार्य में अंग्रेजी को आवश्यकता से अधिक महत्व देना व्यर्थ है। यानी यहाँ पर बोला है कि भारत के लोगों के लिए उसके नैतिक और बौद्धिक विकास के लिए अंग्रेजी की जरूरत से ज़्यादा उसको महत्व देना क्या है, गलत है। ठीक है, उसका ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना अनावश्यक है, यानी उस पर जो है ज़्यादा भरोसा भी नहीं किया जा सकता, अनावश्यक है वो। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीयों की शिक्षा के क्रम में अंग्रेजी केवल विषय और विचार से संवाहिका मात्र हो सकती है। देखो यहाँ पर जो संवाहिका है इसका मतलब होता है माध्यम, यानी यहाँ पर बोला है कि जो अंग्रेजी है वो केवल ज्ञान और विचारों को पहुँचाने का एक दूसरे पर क्या होता है, एक माध्यम हो सकता है। वह हमारी सांस्कृतिक शिक्षा का समुचित माध्यम नहीं बन सकते। समुचित का मतलब होता है उचित, यानी जो हमारी संस्कृति है, ठीक है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको सिखाने का सबसे अच्छा माध्यम नहीं बन सकते। जिस भाषा के माध्यम से जनता को शिक्षित किया जा सकता है वह भाषा जनता की मातृभाषा ही हो सकती है। यानी यहाँ पर बोला है कि जनता को अगर सबसे अच्छी शिक्षा देनी है तो उसकी मातृभाषा यानी मदर टंग के अंतर्गत देनी चाहिए। नेक्स्ट है अंग्रेजी में नहीं। ठीक है, संस्कृत को मैं उस महान भंडार के रूप में देखता हूँ जिससे आधुनिक भाषाएं शक्ति और सौंदर्य ग्रहण कर पुष्पित पल्लवित हो रही है।
यानी इस लाइन के अंतर्गत लेखक क्या बोलता है कि जो आज की आधुनिक भाषाएं हैं वो संस्कृत के शब्द से, ज्ञान से, ठीक है, उनसे विकसित हो रही है। ठीक है, ये यहाँ पर बोला गया है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, 37 क्वेश्चन समझते हैं। उपयुक्त गद्यांश का समुचित शीर्षक चुनिए। यहाँ पर हमें बताना कि कौन सा जो है इस गद्यांश के लिए जो है शीर्षक होगा। सबसे पहला, अंग्रेजी की महत्ता। देखो महत्ता के बारे में तो नहीं बताया गया है। फिर है मातृभाषा की विशेषता, यानी मातृभाषा की विशेषता के बारे में बताया गया है, या फिर सांस्कृतिक शिक्षा के बारे में बताया गया है, या फिर संस्कृत शब्द भंडार के बारे में बताया गया है। तो आप सबको आंसर पता होगा, क्योंकि जब हमने ये गद्यांश पढ़ा तो वहाँ पर किसकी विशेषता बताई गई थी, मातृभाषा की बताई गई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस भाषा से आधुनिक भाषाएं शक्ति एवं सौंदर्य को ग्रहण करती है। देखो ये हमने लास्ट ही लाइन पढ़ी थी, किस भाषा से करती है, संस्कृत भाषा से करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, गद्यांश में प्रयुक्त शब्दों की व्याकरणिक विवेचना के संदर्भ में असंगत कथन चुनिए। तो यहाँ पर भी हमें गलत बताना। देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं, नैतिक बौद्धिक गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जब किसी व्यक्ति के गुण बताए जाते हैं, जैसे नैतिक व्यक्ति या फिर बौद्धिक व्यक्ति। ठीक है, यानी यहाँ पर ये क्या है, बिल्कुल ठीक है। जब किसी संज्ञा की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है आवश्यकता। आवश्यकता में आ उपसर्ग एवं तय प्रत्यय से निर्मित शब्द है। अब देखो उपसर्ग क्या होता है, कोई भी मूल शब्द होता है, ठीक है, उसका अपना खुद का मतलब होता है और उसके आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। और प्रत्यय क्या होता है, जब मूल शब्द के बाद लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि आ प्रत्यय लगा है, आ उपसर्ग लगा है और ता प्रत्यय लगा है। पहले हम इसके अंतर्गत देखते हैं कि मूल शब्द क्या है। आवश्यकता में क्या है, मूल शब्द आवश्यक मूल शब्द है। तो यहाँ पर तो आ उपसर्ग नहीं लगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर ता प्रत्यय का यूज हुआ है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा था कि कौन सा गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, अनावश्यक में क्या है, निज तत्पुरुष समास है। अब देखो जिन भी समास के अंतर्गत जो है अन आ जाए, यानी अन का मतलब होता है नहीं, तो वहाँ पे ना का मतलब होता है, वहाँ पर कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है सौंदर्य। सौंदर्य भाववाचक तद्धित प्रत्यय यह प्रत्यय से निर्मित है। बिल्कुल ठीक है। सौंदर्य किससे मिलकर बना है, सुंदर से मिलकर बना है। तो यहाँ पर भी क्या है, भाववाचक है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, उपसर्ग की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर भी जो है हमें उपसर्ग दिए गए हैं, हमें बताना कि कौन सा ठीक नहीं है। उपसर्ग क्या होते हैं, जो भी मूल शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अनसुया और अनअवकाश में अन उपसर्ग है। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें चारों ही ऑप्शन ठीक है, लेकिन एचटेट के द्वारा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है, लेकिन फर्स्ट भी हमारा बिल्कुल ठीक है। जैसे अनसुया में अन उपसर्ग हो गया, ठीक है, और इसमें मूल शब्द हो गया असूया। ठीक है, असूया का मतलब होता है कोई भी ईर्ष्या ना करना। ठीक है, नेक्स्ट है अनअवकाश। अनअवकाश में मूल शब्द क्या हो गया, अवकाश। अवकाश का मतलब क्या होता है, छुट्टी भी बोल सकते हैं, या फिर कोई भी अवसर है उसका अभाव होना। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं सेकंड ऑप्शन को, सेकंड ऑप्शन है उपाश्रय और उपासक। देखो उपाश्रय में क्या है, मूल शब्द आश्रय मूल शब्द है। ठीक है, और उपसर्ग है, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट अगर उपासक की बात करें तो इसमें क्या है, आसक मूल शब्द है, या ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है अपीरय ग्रह में, देखो प्रिय ग्रह जो है मूल शब्द है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अ उपसर्ग का यूज हुआ है। अपरीक्षित में भी परीक्षित मूल शब्द है और अ उपसर्ग का यूज हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन भी ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्यर्पण। प्रत्यर्पण में प्रति जो है उपसर्ग है और अर्पण क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्यंचा। प्रत्यंचा में प्रति जो है उपसर्ग है और अंचा जो है मूल शब्द है, तो इसके अंतर्गत सारे ही ऑप्शन जो है ठीक है। ठीक है, लेकिन एचटेट के द्वारा जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट माना गया है। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है
निम्न में से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनिए, यानी यहाँ पर जो ठीक है हमें वो बताना है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, भाषा एवं साहित्य को संरक्षित, व्यवस्थित व मानकता प्रदान करने वाला रूप ही भाषा का मौखिक रूप होता है। अब देखो, पहले हम समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। ये कहता है कि जो भाषा और साहित्य होते हैं ना, उसको संरक्षित करना क्या होता है, किसी चीज़ को सुरक्षित रखना। तो सुरक्षित कैसे रख सकते हैं भाषा को, लिख कर रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि मौखिक का मतलब क्या होता है, बोलना। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई। फिर है व्यवस्थित, यानी सही ढंग से। ठीक है, फिर है मानकता का मतलब होता है एक नियम के अनुसार। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं विद्यालय, तो हमें पता है विद्यालय लिखते वक्त जो है छोटी ई की मात्रा आती है, यानी क्या है, इसका एक नियम है कि हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो वो वाला रूप क्या कहलाता है, लिखित रूप कहलाता है, मौखिक रूप नहीं कहलाता है। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, स्वर एवं स्वर सहित व्यंजन अक्षर कहलाते हैं। अब देखो ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है, ये बोल रही है स्वर आप सबको पता है क्या होते हैं, जैसे ए हो गया, आ हो गया, छोटी ई हो गया, बड़ी ई, ऊ, इस तरीके के, इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्वर। फिर व्यंजन क्या होते हैं, जैसे कै, खे, गे। ठीक है, इस तरीके से ये क्या हो गए, व्यंजन। तो इसने बोला है कि स्वर एवं स्वर सहित व्यंजन अक्षर कहलाते हैं, यानी स्वर हो गया, स्वर सहित व्यंजन। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक व्यंजन है, इसके साथ कोई भी स्वर लगा देते हैं, मान लेते छोटी की मात्रा लगा देते हैं, तो ये क्या हो गया, एक अक्षर हो गया। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं। यानी सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या दी है, बिल्कुल ठीक दी है, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा था कि कौन सा उचित है, तो सेकंड ऑप्शन तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या दिया है, पद को वाक्य में प्रयुक्त होने योग्य बना लेने पर उसे शब्द कहा जाता है। स्टेटमेंट समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि पद क्या होता है और शब्द क्या होता है। अब देखो, सबसे पहले हम शब्द समझते हैं, शब्द का मतलब क्या होता है। अब देखो, शब्द क्या होता है, वर्णों का समूह। जैसे डाकू क्या हो गया, शब्द हो गया, साधु क्या हो गया, शब्द हो गया, राम क्या हो गया, शब्द हो गया, घर क्या हो गया, एक शब्द हो गया। यानी वर्णों के समूह को हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। अब देख लेते हैं कि पद क्या होता है। देखो, पद क्या होता है, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे हम पद कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से पद और शब्द के अंतर्गत डिफरेंस समझाती हूँ। जैसे राम विद्यालय जाता है। अब देखो, पहले शब्द की बात करते हैं। ठीक है, इसमें राम क्या है, एक शब्द है। लेकिन अगर हम पद की बात करें, ठीक है, तो जैसे राम हो गया, विद्यालय हो गया, जाता हो गया, है हो गया, ये सारे क्या होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, पद होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया था कि पद को वाक्य में प्रयुक्त होने योग्य बना लेने पर उसे शब्द कहा जाता है। नहीं, ये उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पर पद की जगह क्या आएगा, शब्द आएगा। क्योंकि जब शब्द को, किसी भी शब्द जैसे राम है, ठीक है, इस शब्द को वाक्य में प्रयुक्त होने योग्य मतलब बना लिया जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, तब ये जो है पद कहलाता है। ठीक है, यानी वाक्य के अंतर्गत ये क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा, वरना ऐसे क्या कहलाएगा, ये एक शब्द कहलाएगा। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, उल्टी दी हुई है। पद की जगह शब्द आएगा और शब्द की जगह पद आएगा। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया है, स्वरों के उच्चारण में हवा अवरुद्ध होकर घर्षण खाते हुए निकलती है। यानी यहाँ पर बोला है कि जब आप स्वर का उच्चारण करते हैं, जैसे बोलते हो ए, आ, ई, उच्चारण करते हुए यानी जो हवा होती है वो अवरुद्ध यानी रुक कर और घर्षण यानी रगड़ कर बाहर निकलती है। तो इस तरीके से नहीं होता, आप बोल कर देखो ए, आ, ई, तो इसमें कोई भी हवा बिना रुकावट के निकलती है। ठीक है, यानी रुक कर नहीं निकलती है। तो ये स्टेटमेंट भी इस तरीके से हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर उचित पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट दिया है, पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। यहाँ पर हमें पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा गलत है। फर्स्ट है विष्णु। विष्णु को क्या बोला जाता है,
पद्मनाभ, श्रीश, कमलेश, बिल्कुल ठीक है। फिर है सूर्य, सूर्य को क्या बोला जाता है? त्रनी, आदित्य और मित्र, ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है यमुना, यमुना को क्या बोला जाता है? अद्रिजा, देवापगा और देवाश्रिता। देखो हमारा जो गलत हो जाएगा, जो गलत पूछा है वो ऑप्शन नंबर 3 है, क्योंकि ये जो अद्रिजा होता है ये आमतौर पर जो है पार्वती के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसलिए ये जो है देवापगा भी जो है यमुना के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिल्ली के पर्यायवाची क्या होंगे? शालावर्क, दीप्तलोचन और माजारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है संज्ञाओं का सही सुमेलन किस विकल्प में नहीं है? यानी यहाँ पर हमें कुछ संज्ञाएं दी है, हमें बताना है कि कहाँ पर सही नहीं है। सबसे पहले क्या दिया है? ऋग्वेद, कावेरी और पृथ्वी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी भी चीज़ का अगर नाम है तो वो क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब देखो ऋग्वेद किसी वेद का नाम है तो ये भी एक नाम हो गया, ठीक है। फिर है कावेरी, ये एक नदी का नाम है तो ये भी ठीक हो जाएगा। फिर है पृथ्वी, एक ग्रह का नाम है तो ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी का भी नाम, स्थान, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। भूकंप, हथेली, कृषक जातिवाचक संज्ञा है। अब देखो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो किसी एक वर्ग के बारे में बताती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भूकंप, अब बिल्कुल भूकंप क्या है? किसी संकट को बताता है, यानी एक वर्ग को बताता है, ठीक है। फिर है हथेली, हथेली क्या है? एक शरीर के अंग को बताती है, यानी एक वर्ग को बताती है। फिर है कृषक, बिल्कुल कृषक क्या है? एक व्यापार है, यानी व्यापारी के एक वर्ग को बताती है। तो ये क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। तो सेकंड भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भाववाचक संज्ञाएं। कौन कौन सी है? क्रोध, सत्य, रोग। अब देखो भाववाचक संज्ञाएं कौन सी होती है? जिन्हें आप छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्रोध, क्रोध को आप छू नहीं सकते, सत्य को आप छू नहीं सकते, किसी रोग को आप छू नहीं सकते। तो ये तीनों क्या हो जाएंगी? स्वतंत्र भाववाचक संज्ञाएं। यानी ऑप्शन नंबर 3 भी क्या है आपका? ठीक है। यहाँ पर हमें गलत बताना था। नेक्स्ट देखते हैं अयौगिक भाववाचक संज्ञाएं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अयौगिक भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है और यौगिक भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है। देखो एक तो समझते हैं कि यौगिक भाववाचक संज्ञा क्या होती है। यौगिक भाववाचक संज्ञा वो होती है जब किसी अन्य शब्द के साथ, जब किसी शब्द के साथ क्या है? प्रत्यय जुड़ जाता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं यौगिक भाववाचक संज्ञा। और अयौगिक भाववाचक संज्ञा किसे बोलते हैं? जब उसका मूल रूप से भाव देती है, यानी मूल शब्द ही उसका भाव देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे यहाँ पर हो गया सुंदरता। देखो सुंदर हो गया मूल शब्द और इसके साथ ता जुड़ गया, तो ये कौन सी हो गई? यौगिक हो गई भाववाचक संज्ञा। लेकिन अब हम देखते हैं अयौगिक, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रोध, ठीक है, तो इसके साथ कुछ भी नहीं जुड़ा, ये मतलब क्या है? मूल शब्द है इसका, तो ये क्या हो जाएगी? अयौगिक हो जाएगी। जैसे प्रेम, दुख, सुख, तो इनके साथ ये क्या है? भाववाचक संज्ञाएं और कोई भी प्रत्यय नहीं जुड़ा है, इसलिए ये क्या हो जाएगी? अयौगिक। अब देखो ऐश्वर्य, ऐश्वर्य में तो ईश्वर है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? जैसे कौमार्य, कौमार्य में कुमार है, ठीक है। उपयोगिता, उपयोगिता में क्या है? उपयोग है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? यौगिक भाववाचक संज्ञाएं हो जाएंगी, इसलिए ये क्या है? गलत है, और यही आपका आंसर हो जाएगी। इसमें पूछा था कि कौन सा गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समास की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। यहाँ पर जो है समास के बारे में कुछ गलत दिया हुआ है, हमें वो बताना है कि कौन सा गलत है, ठीक है। सबसे पहले दिया है कूप मंडूक में अधिकरण तत्पुरुष है। देखो कूप मंडूक का अगर हम समास विक्रय करते हैं तो क्या हो जाएगा? कुएं में रहने वाला मेंढक, ठीक है। कुएं में, तो आप सबको पता है जो अधिकरण कारक होता है वो क्या होता है? में होता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर कुएं में रहने वाला मेंढक, यानी कूप मंडूक, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट अगर हम मधुमक्खी का समास विक्रय करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? मधुमक्खी का, मधु को इकट्ठा करने वाली मक्खी, ठीक है, तो वो क्या हो गई? मधुमक्खी हो गई। तो इसमें क्या हो गया? लुप्त पद, यानी देखो मधु को इकट्ठा करने वाली मक्खी को इकट्ठा, इकट्ठा यानी इसमें जो इकट्ठा वो क्या हो गया है? लुप्त हो गया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? लुप्त पद तत्पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट है काजल, काजल में कौन सा है? कर्मधारय,
देखो कर्मधारय समास क्या होता है, जब एक पद जो है दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे जल, जल की विशेषता का बताए, तो यहाँ पर जो है जल की विशेषता बताई है कि जल कैसा है, काला है। ठीक है, यानी एक पद जो फिर दूसरे की विशेषता बताता है तो वहाँ पर कर्मधारय होता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन भी आपका ठीक है। नेक्स्ट है हीन भावना। हीन भावना में क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष। तो अब यहाँ पर देखो जो भावना है वो कैसी है, हीन है। तो यहाँ पर क्या है, विशेषता बताई गई है, यानी यहाँ पर कर्मधारय समास है, लेकिन अपादान तत्पुरुष में क्या होता है, अलग होना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है गलत दिया हुआ है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस विकल्प में एक वचन से बहुवचन बना युग्म असंगत है। तो यहाँ पर हमसे एक वचन और बहुवचन दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा गलत है। सबसे पहले दिया है डाकू डाकुओं, बिल्कुल ठीक है। साधु साधुओं, अब देखो ये कोई साधुओं का कोई भी बहुवचन नहीं होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और यही हमसे पूछा था। पत्नी पत्नियों, कागज कागजात, ये तो ये तीनों बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड गलत है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका पीआरटी का पेपर ख़त्म होता है। टीजीटी पीसीटी हिंदी मैंने करा रखे हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स।